तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा नोट करना है आपको, उसके बाद इस पे बातचीत करेंगे। तो शेयर बेस्ड पेमेंट, सर इस पर तो इंड एस 102 एप्लीकेबल है, तो 103 में इसका क्या काम? जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन होगा तो कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड की कैलकुलेशन होगी, और कई बार कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड में शेयर बेस्ड पेमेंट का रोल होता है। सर क्या रोल होता है? तो रोल की बात भी हम करेंगे, जनरल बात मैं बता देता हूं आपको, मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस की है, इसकी केवल थ्योरेटिकल पार्ट। भाई एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड पे कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया है, तो ए लिमिटेड एक्वायरर है और बी लिमिटेड एक्वायरी है। तो अब पहली बार जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो इंड एस 103 से हो रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते हैं? कंसोलिडेशन में कंसिडरेशन की कैलकुलेशन भी होगी, एक्वायरी की नेट एसेट्स को भी लिया जाएगा। और कंसिडरेशन होता क्या है? एक्वायरर जो भी एक्वायरी को देता है, और उसमें कैश तो आता ही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आती है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन आता है, डेफर्ड कंसिडरेशन आता है, और यहां शेयर बेस्ड पेमेंट भी आएगा, आ सकता है। कैसे? तो जनरल सी बात है कि मान लीजिए बी लिमिटेड एक्वायरी है और आप सब उसके एम्प्लॉई हैं, और बी लिमिटेड ने आपके लिए मान लीजिए ईसॉप इशू कर रखे हैं, जिसको मैंने एक नाम भी दिया था, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, ESSBP, जो मैंने आपको 102 का बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया था उसमें। तो ESSBP ईसॉप कंपनी ने इशू कर रखे हैं बी लिमिटेड ने आपको, और 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, और अगर आप कंडीशंस पूरी कर देंगे तो 5 साल बाद वो शेयर्स आपको कंपनी दे देगी, फ्री में दे देगी, सस्ते में दे देगी, पर मिल जाएंगे आपको शेयर्स। ठीक है, तो 5 में से 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल आपने बी लिमिटेड यानी एक्वायरी जो भी है हमारा, उसके लिए काम कर लिया है, और आपने उसके लिए काम कर लिया, और अब 3 साल आपकी और उम्मीद थी कि आप और काम करेंगे, नहीं करेंगे तो ऑप्शन लैप्स हो जाता आपके पास। लेकिन आपने बोला नहीं, आप काम कर सकते हैं, आगे वाले 3 साल और बाकी हैं। लेकिन बी लिमिटेड ने क्या किया? अपने आप को किसके हवाले कर दिया? ए के। तो अब बचे हुए 3 साल ए का कंट्रोल आ गया है, तो ए लिमिटेड अल्टीमेटली देखा जाए तो कंट्रोल ए का है, तो आगे सर्विसेज किसको मिलेगी? अगर हम कंसोलिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए लिमिटेड का कंट्रोल है, ए लिमिटेड जो चाहेगा वो करवा सकता है आपसे। तो आने वाले 3 साल आप बेसिकली काम तो भले ही बी में करें, लेकिन काम किसके लिए करेंगे? ए के लिए। ठीक है, या उन 3 सालों के लिए अगर कोई भी किसी को कुछ भी देता है तो वो अल्टीमेटली जो होगा वो शेयर बेस्ड पेमेंट तो रहेगा ही। ठीक है, तो बी लिमिटेड जो कंपनी है, आपने वहां पे 2 साल काम कर लिया है। ठीक, और अगर ये एक्विजिशन नहीं होता तो आप 3 साल आप वहां काम करते और बी लिमिटेड आपको शेयर्स अपने इशू करता। तो यहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन ए ने क्या कहा मालूम? मैं शेयर इशू करूंगा। लायबिलिटी किसकी थी? बी की। शेयर इशू करने की ऑब्लिगेशन किसने ली थी? बी ने। लेकिन ए लिमिटेड ने जैसे एक्वायर किया, बोले मैं आपके एम्प्लॉयज को, बी के एम्प्लॉयज को मैं शेयर इशू करूंगा। तो भाई अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कल तक वो उसके थे, आजकल आज से वो तुम्हारे भी हैं, तो तुम शेयर इशू कर देना। लेकिन बॉस तुम जो शेयर इशू करोगे तो 5 इयर्स वाली बात है ना, उसमें से 2 साल तो उसने बी के लिए काम किया है, बचे हुए 3 साल अब तुम्हारा कंट्रोल, तो वो तुम उनको शेयर इशू कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पहले तो जो सर्विसेज एम्प्लॉय ने दी है वो बी लिमिटेड को दी है, तो आप उसके बदले में उन 2 सालों के बदले में कुछ दे रहे हो। उन 2, जब आप एक्वायरी नहीं थे, एक्विजिशन के टाइम पर ही उन पिछले 2 सालों के लिए कुछ दे रहे हो, तो जो तूने दिया ये भी कंसिडरेशन का पार्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये शेयर बेस्ड पेमेंट का कंसिडरेशन ट्रांसफर में कुछ रोल होगा। अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम कि क्या रोल होगा, तो यहां पर हम एक एक करके पहले बात करेंगे, पहले पूरा थ्योरेटिकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इस पे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है, ये एक इशू था कंसिडरेशन ट्रांसफर में। इसमें मालूम है 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। सर कौन सी 3 बातें? मैंने कहा, एक,
मैंडेटरी रिप्लेसमेंट, मैंडेटरी रिप्लेसमेंट। सर ये क्या होता है बताता हूं। दूसरा ऑप्शनल रिप्लेसमेंट, आगे ऑप्शनल रिप्लेसमेंट, और तीसरा नो रिप्लेसमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंड एस 103 में पढ़ रहे हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग इंड एस 102 में है, और यहां पर मैंडेटरी रिप्लेसमेंट 3 शब्द आए, ऑप्शनल रिप्लेसमेंट और नो रिप्लेसमेंट। पहले इसका मतलब समझते हैं। अच्छा, इसका मतलब समझने के पहले एक बात क्लियर है कि भाई एक एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन हो गया है। आप दिमाग में पिक्चर लेके चले कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। सर ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट क्या होता है? मैंडेटरी रिप्लेसमेंट क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा देसी भाषा में लिखवा दूंगा। मींस एक्वायरर ने एक्वायरी को कहा। सर ये कौन सी भाषा है? ये इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश, एंग्लो इंडियन बन जाता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मींस एक्वायरर को एक्वायरी ने कहा, क्या कहा कि हम आपके, मतलब हम आपके हैं कौन नहीं लिखवा रहा हूं मैं, हम आपके, ठीक है, एम्प्लॉइज को, हम आपके एम्प्लॉइज को, ठीक है, न्यू अवार्ड्स देंगे। रिप्लेसमेंट मैंडेटरी है, न्यू अवार्ड्स दे देंगे। अवार्ड्स वर्ड बोला गया, एक्चुअली एम्प्लॉय को कुछ आप सस्ते में या फ्री में दे रहे हो तो वो अवार्ड होता है एक तरीके से, तो उसको अवार्ड भी बोला जाता है। तो ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है। एम्प्लॉयर जो है, एक्वायरर ने एक्वायरी को कह दिया है एक्विजिशन करते वक्त कि हम आपके एम्प्लॉइज को अवार्ड देंगे। मतलब ए लिमिटेड ने एक्विजिशन के टाइम बी लिमिटेड को बोल दिया है कि भाई जो शेयर्स देने का वादा आपने अपने एम्प्लॉइज को कर रखा था, अब आपको शेयर इशू नहीं करने हैं, अब ए लिमिटेड शेयर इशू करेगी उनको। करेगी मतलब करेगी, बोल दिया, कह दिया ना, बस कह दिया। ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है। सर रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है पुराना वाला जाएगा, नया वाला आएगा, ठीक है। तो बी लिमिटेड ने हो सकता है अपने एम्प्लॉय को बोला हो कि भाई हम आपको 10,000 शेयर्स देंगे, ये रेट पे देंगे, ठीक है ना। तो वो 10,000 शेयर्स के बदले में वो पुरानी बातें खत्म कर दी और यहां पर न्यू अवार्ड दे दिए। सर न्यू अवार्ड अलग हो जरूरी है? नहीं, हो सकता है जो पहले की कंडीशन हो वही ए लिमिटेड वैसे ही दे दे, और अलग हो सकते हैं कि हाँ अलग भी हो सकते हैं। नए नए लोग, नए नए ट्रांजेक्शन, नई नई जिंदगी, नई नई बातें, नए नए वादे, तो नई नई बातें हो सकती है। हो सकता है वो ए लिमिटेड 5 साल का पीरियड 4 कर दे, 6 कर दे, हो सकता है 10,000 की जगह 12,000 शेयर कर दे, हो सकता है कोई बेनिफिट दे दे, हो सकता है कोई बेनिफिट कम कर ले। तो ओल्ड अवार्ड, ओरिजिनल अवार्ड और न्यू अवार्ड सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जनरली प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है अलग होते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हो, है ना। तो ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है। तो पहले ये बात समझें कि एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्वायरी ने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉइज को कोई ESSBP शेयर बेस्ड पेमेंट का वादा कर रखा था, और अब एक्वायरर ने कह दिया है कि मैं तुम्हारा वादा मैं पूरा करूंगा, मैं मेरे शेयर इश्यू करूंगा तुम्हारे एम्प्लॉइज को। सर शेयर इश्यू करने की एंट्री क्या होगी? अब वो तो जब 2 साल 3 साल बाद शेयर इश्यू होंगे तो वो तो पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन का मैटर है, और ESOP इश्यू होंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट होगा, तो उसकी अकाउंटिंग पर इंड एस 102 लग जाएगा, तो 102 के हिसाब से होगी। हम तो अभी 103 पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शनल रिप्लेसमेंट, इसमें मालूम है इसका मतलब होता है कि अभी एक्वायरर ने एक्वायरी को कुछ भी नहीं कहा है, भाई दे भी सकता हूं, नहीं भी दूंगा, कुछ नहीं है, ठीक है, मेरा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शनल रिप्लेसमेंट है, ठीक है। मे बी, मे नॉट बी,
ओरिजिनल अवार्ड्स रिप्लेस्ड। भाई ये बोल दिया उसने कि देखो भाई तुम्हारे एम्प्लॉई हैं बी लिमिटेड, हम एक्वायरर है, तुम एक्वायरी हो, ये तुम्हारे एम्प्लॉई हैं, तुमने इनको वादा कर रखा है शेयर बेस्ड पेमेंट देने का, तो हम कोई बात अभी पक्की नहीं कह सकते, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, हम हमारे शेयर इशू कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे एम्प्लॉय जाने, ऐसा नहीं बोला, जानो, हम जान भी सकते हैं हम नहीं भी जान सकते हैं, ठीक है, 50-50 मतलब परसेंटेज नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो तो 90-10 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो मे बी मे नॉट बी ओरिजिनल अवार्ड्स रिप्लेस, अभी श्योरिटी नहीं है, नॉट श्योर नाउ, अभी कोई श्योरिटी नहीं है। नाउ का मतलब यहां पर मेरा एक्विजिशन डेट को लेकर है, ऑब्वियस सी बात है, हम तो इस इंड एस 103 में जो भी कर रहे हैं वो एक्विजिशन डेट पे ही तो कर रहे हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक बात बोल दी आपने, मैंने कहा अब क्या होगा, नो रिप्लेसमेंट, ये तो बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया, मुंह मोड़ने वाली बात हो गई, करेंगे ही नहीं, दिमाग ही मत लगाना, तुमने जो किया तुम देख लेना, हमारा कोई लेना देना उसमें नहीं है। तो भाई नो रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ओरिजिनल अवार्ड्स नेवर रिप्लेस्ड, या बोल लू मैं नॉट रिप्लेस्ड एट ऑल, ये क्लियर है टुडे, क्लियर टुडे, मैं इसको बोलता हूं क्लियर है, क्लियर है नाउ, इट्स क्लियर, ऑल क्लियर, कोई मन में वहम नहीं है। तो ये तीन बातें हो गई, एक्वायरी ने एक अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट का वादा कर रखा था, ठीक है, लेकिन इसी बीच क्या हुआ, एक्विजिशन हो गया, ठीक है, तो अब एक्वायरर जो है वो उस पुराने अवार्ड्स को न्यू अवार्ड से रिप्लेस कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, और श्योरिटी भी ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब भाई देखो क्या होगा, देखो ये मैं इसमें बीच वाला केस पहले ही बता देता हूं, इसका कंसिडरेशन जब हम निकालेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन का, इसका कोई रोल नहीं है, क्यों, बड़ी सिंपल बात है, हो आज है कि नहीं है मालूम ही नहीं है ना। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं सर आज है नहीं है तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और आपने हमको जब नेट एसेट निकलवाने की बात की थी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को, एक्वायरी की कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम नेट एसेट में लेते ही थे, मैंने आपको, हमने वो केस पढ़ा था ना, स्टेप नंबर 3 जो था जिसमें नेट एसेट की हम लिस्ट बनाते थे, उस नेट एसेट की लिस्ट में एक्वायरी की सारी नेट एसेट्स को, एसेट और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे डेट ऑफ एक्विजिशन की लेते थे हम, उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी का भी केस था कि मैंने बताया था कि इन केसेस में आएगी। तो भाई देखिए कंटिजेंट लायबिलिटी पर इंड एस 37 लगता है, जिसको जो आप एस 29 पढ़ते थे कभी, है ना, तो कई लोग बोलेंगे कि भाई ये सर ये भी तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, इस पर भी, तो भाई इंड एस 37 है वो सारी लायबिलिटीज पर थोड़ी लगता है, भाई शेयर बेस्ड पेमेंट रिलेटेड जो भी लायबिलिटी उस पर तो इंड एस 102 ही लगेगा ना, इंड एस 102 ही तो शेयर बेस्ड पेमेंट पर लगता है। तो अल्टीमेटली फ्यूचर में आपको ये देना पड़ भी सकता है नहीं भी, अभी श्योरिटी नहीं, इनफैक्ट मैं इसमें कंटिजेंट भी वर्ड क्या बोलूं, मैंने भी कोई बात ही नहीं करी इससे रिलेटेड, तो अगर आप ये दोगे भी तो अब तो प्योरली फ्यूचर सर्विस के लिए दोगे। फ्यूचर सर्विस का मतलब क्या है ये भी समझ लें वापस, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा विचित्र है थोड़ा सा। फ्यूचर मतलब क्या, मैंने बोला है कि ये एम्प्लॉय को अवार्ड 5 साल के लिए दिए गए थे और 2 साल बीत चुके, तो बचे हुए 3 साल, बचे हुए 3 साल, तो आज से फ्यूचर तो 3 साल है ना, तो 2 साल उसने किसके लिए काम किया, बी लिमिटेड के लिए, अभी भी वो बी का ही एम्प्लॉई है लेकिन कंट्रोल आ गया ना। तो यहां पर मे बी और मे नॉट बी ओरिजिनल अवार्ड वाले केस में ये माना जाता है कि जो भी जब भी होगा भी तो वो फ्यूचर सर्विस रिलेटेड होगा, फ्यूचर सर्विस रिलेटेड ही अब आप जो दोगे जो भी दोगे, आज तो क्लैरिटी है ही नहीं, तो फिर उस पर अकाउंटिंग पर इंड एस 102 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तो कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई कि इंड एस 102 की बात होगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि यहां मेन बात लिख लेंगे, नथिंग, ये मेन बात है, इंड एस 102 एप्लीकेबल होगा, भविष्य में क्या होगा छोड़ो ना,
हमें तो इंडेक्स 103 की बात करनी है। नथिंग इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, ठीक है, नथिंग इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। सर हमको एक बार ये बात और बता दो कि कंसिडरेशन का और एसबीबी का रिलेशन क्या है, तो मैं फिर इस बात को आपके दिमाग में फिट कर देता हूं कि भाई 2 साल बीत चुके हैं, ठीक है, 3 साल आगे काम करेंगे तो 5 साल बाद अगर ए लिमिटेड अपने शेयर देता है तो उसने 5 साल के लिए दे दिया, तो 5 में से 2 साल तो एक्विजिशन के पहले के हैं ना, तो एक्विजिशन डेट वहां तक के जो पीरियड है उसके लिए आप कुछ देते हो तो कंसिडरेशन का पार्ट हो सकता है। एक्वायरर जो एक्वायरी को देगा आज, वो कंसिडरेशन का पार्ट होगा कि नहीं, यही तो निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बताएं, लॉजिकल सोचें। हालांकि इंडेक्स में लिखा है तो नहीं जाएगा, बात खत्म। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई जो है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया और उस वक्त जो है बी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट दे रखे थे, 2 साल बीत चुके हैं और आज उसकी फेयर वैल्यू 2 लाख रुपए है, ठीक है, और ये श्योर नहीं है कि ए लिमिटेड शेयर इशू करेगा या नहीं करेगा, तो 2 लाख रुपए कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। वो बात की बात है, क्लियर और लॉजिकल भी है ना। आज क्या दे रहे हैं एक्वायरी को, वही तो देखूंगा मैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर एक्वायरर ने बोल दिया है कि मैं आपके एम्प्लॉइज को मैं शेयर इशू करूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा वो मेन सीखना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ध्यान दें, अगर स्मॉल क्वेश्चन आता है तो वो केस 1 और केस 3 दोनों पे आ सकता है, लेकिन जनरली जो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आएगा, बड़ा सवाल जो हम करने भी वाले हैं, ठीक है, वो सवाल जो है ना वो इस पहले वाले केस पर ही आएगा। तो इस केस को बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक। तो यहां पर आ जाते हैं भाई, जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन में जो हमने अभी लिखा है, ठीक, तो यहां पर हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, स्टेप 1, ठीक है, आपको यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स एंड न्यू अवार्ड्स। मैं थोड़ी देर अभी कुछ ज्यादा समझाऊंगा नहीं, यहां पे नोट करें पहले आप। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स एंड न्यू अवार्ड्स। फिर स्टेप 2 की बात आएगी, इसमें हाउ मच पोर्शन related to pre-business combination is included। सर ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा मैंने समझाया ही नहीं है अभी। हाउ मच पोर्शन रिलेटेड टू pre-business combination is included in consideration। तो यहां एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ मैं लिखवा रहा हूं अभी, लेकिन वैसे जब हम सवाल अभी मैं समझाऊंगा आपको तो उसमें फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स मल्टीप्लाइड बाय वेस्टिंग पीरियड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और टोटल वेस्टिंग पीरियड। मैं वीपी लिख देता हूं वेस्टिंग पीरियड को, ओरिजिनल और टोटल वेस्टिंग पीरियड, ओरिजिनल और टोटल वेस्टिंग पीरियड विचएवर इज ग्रेटर। सर ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, आएगा समझ में, एक दिन सब होगा, बिल्कुल। स्टेप 3 क्या है? नेक्स्ट इज स्टेप 3।
हाउ मच relates to post BC, हाउ मच रिलेट्स टू पोस्ट BC, तो यहां लिख देते हैं रिलेटेड टू फ्यूचर सर्विस, रिलेटेड टू फ्यूचर सर्विस। तो सर इस पर तो फिर इंडेस 102 आप लिखने वाले होंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अवार्ड्स माइनस अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 2। अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 2। देखने पर ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अवार्ड्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अवार्ड्स माइनस अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम इसको पहले समझते हैं, फिर इस एग्जांपल को लिखेंगे। पहले समझना है इस एग्जांपल को। नोट कर लिया सभी ने? ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं नोट कर लिया ये? यस सर। ओके, चलिए ये नोट कर ले। पहले देखने में थोड़ा खतरनाक लगेगा, ऐसा लगेगा यार कुछ खतरनाक है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है ना। पहले उस एग्जांपल को सुन लो और वो मैं लिखवाऊंगा भी एग्जांपल आपको। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया। बी लिमिटेड ने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉइज को एक इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट का वादा कर रखा था। उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए के शेयर देने का वादा कर रखा था, उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए है। अपने को भी ज्यादा दिमाग इसमें कुछ लगाना नहीं है, फेयर वैल्यू सर चेंज हो जाएगी क्या, नहीं, 5 लाख रुपए उसकी फेयर वैल्यू है। 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल वो एम्प्लॉइज बी लिमिटेड के लिए काम कर चुके हैं, और तीसरे साल की शुरुआत में ही ए लिमिटेड ने उसको एक्वायर कर लिया है। और ए लिमिटेड ने एक्वायर करते वक्त बड़ी बड़ी बातें कर दी है कि तू चिंता मत कर, आज से तू मेरी है, और अब ये तेरी जो ऑब्लिगेशन है ये मैं अपने शेयर दूंगा, मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है। तो अल्टीमेटली 5 लाख की जिम्मेदारी किसने ले ली साहब? ए लिमिटेड ने ले ली। लेकिन 5 में से 3 साल तो चलो अब वो आपके कहने पे आपके यहां या बी के यहां काम करेंगे। सर नहीं करें तो नहीं करेंगे तो फिर ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, वो तो लैप्स ही हो जाएगा, फिर तो रिवर्सल होगा। अगर हम कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में नहीं देनी तो रिवर्स हो जाती है, वो तो नॉर्मल फंडा है, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हम तो अभी मान के चलेंगे कि नहीं वो काम करेंगे और 5 साल बाद शेयर इशू करना है। तो आप खुद सोचिए, ए लिमिटेड ने कितने की ऑब्लिगेशन ले ली अपने ऊपर? 5 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए वो के शेयर वो दे भी देगा, अपन ये मानते हैं, क्योंकि मैंडेटरी रिप्लेसमेंट बोल दिया है उसने। तो 5 में से 2 लाख, 5 लाख की वैल्यू 5 साल की है। अरे अकाउंटिंग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना भाई, नंबर ऑफ ईयर्स वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। वेस्टिंग का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? एलिजिबिलिटी। इसको ऐसे समझे कि हमने बी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज को बोला होगा कि 5 साल कोई जॉब नहीं छोड़ेगा, इसको कहते हैं सर्विस कंडीशन। क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट ऐसे ही थोड़ी देते हैं, घोर कलयुग है, दुनिया में कोई भी किसी को ऐसे ही कुछ नहीं देता है, तो कंडीशन रखते हैं। अगर सस्ते में शेयर देंगे, फ्री में शेयर देंगे, तो बी लिमिटेड ने कंडीशन रखी होगी। क्या कंडीशन रखी होगी? मान लो 5 साल कोई कहीं नहीं जाएगा, इसे कहते हैं सर्विस कंडीशन। और एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन कि 5 साल मन लगा के काम करो, और मन लगा के काम करो और कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा दो, शेयर वैल्यू को बढ़ जाए, ऐसा कर दो, कुछ भी कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन जब पूरी हो जाती तो इसे कहते हैं तो आपकी वेस्टिंग हो गई। वेस्टिंग होगी मतलब आप एलिजिबल हो गए। तो वेस्टिंग पीरियड 5 साल था, तो 5 लाख का ऑब्लिगेशन आपने लिया कि आपको वो शेयर देने पड़ सकते हैं, और 5 साल की बात है तो नॉर्मली इसको डेफर्ड करेंगे। क्या करेंगे? तो 5 साल का 5 लाख, तो 1 साल का 1 लाख, तो 2 साल का 2 लाख। ठीक है,
तो इंडेस यही कह रहा है कि आप सबसे पहले तो स्टेप 1 फॉलो करें। स्टेप 1 में कोई कहानी नहीं है। स्टेप 1 में तो सवाल में आपको फेयर वैल्यू दी होगी और आप ओरिजिनल अवार्ड और न्यू अवार्ड की फेयर वैल्यू ऑर्गेनाइज कर लो केवल अपने पास। ठीक है, ओरिजिनल अवार्ड कितने का मैंने लिया? 5 लाख का। न्यू अवार्ड जो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के एम्प्लॉइज के लिए मैंडेटरी रिप्लेसमेंट कर रही है, उसकी फेयर वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था वो सेम भी हो सकती है और अलग भी। ठीक है, मान लो वो 8 लाख है, मान लो वो 8 लाख है। सर 8 लाख क्यों है? अरे हो सकता है ना कोई कंडीशंस में चेंज कर दिया हो, ए ने शेयर्स में चेंज कर दिया हो, जो भी है, तो वो फेयर वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, हमें अभी उस 8 लाख से मतलब ही नहीं है, अभी वादा कितने का था? 5 लाख का। ठीक है, स्टेप 1 में तो ओरिजिनल अवार्ड और न्यू अवार्ड, रिप्लेस अवार्ड की आपको केवल फेयर वैल्यू सवाल में दी होगी, वो लिख लेनी है। और अब स्टेप 2 ये कहती है कि भाई इसमें से ए लिमिटेड ने मैंडेटरी रिप्लेसमेंट कर दिया है, तो इसमें से ये निकालो कि प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन कितना, प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन कितना। तो बड़ा सिंपल नहीं है, 5 लाख इंटू 2/5, 5 लाख इंटू 2/5। तो 2 क्या था, मैं यहां पे लिख देता हूं वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड लिख दे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। 5 लाख वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कितना हुआ? अभी वेस्टिंग पीरियड 5 साल था, 2 साल कंप्लीट हो गया ना, तो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड इज 2। और ओरिजिनल पीरियड कितना था बता दीजिए। मैंने यहां पे हालांकि ओरिजिनल और टोटल लिखवाया है, विच एवर इज ग्रेटर, अभी कोई टोटल में चेंज नहीं हुआ, वही है, तो 2/5। ठीक है, तो बताइए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को जब अक्वायर किया और एक्वायर करते वक्त जो मैंडेटरी रिप्लेसमेंट का वादा कर दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड वादा कितने रुपए का है? 2 लाख। तो इंडेस कहता है ये कंसीडरेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्यों? जो तूने दिया ये आज देने की बात हो रही है, क्यों? पुराने भाई ये 2 साल की सर्विस जो बीत चुके हैं, ये एम्प्लॉय ने किसको दी है? बी को। तो सर्विसेज तुमने ली, बिल मेरा फट रहा है, मजे तुम्हें आए, पैसे मेरे लगेंगे ना, तो इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं। भाई कंसिडरेशन का बेसिक मतलब होता है एक्वायरर एक्वायरी को क्या फेवर कर रहा है, तो ये फेवर ही तो कर रहा है। और सर फिर क्या होगा? ठीक है, अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो नया अवार्ड है उसकी फेयर वैल्यू भी 5 लाख है। ठीक है, तो अब लॉजिकली खुद ही बता दो कि 5 में से 2 तो कंसिडरेशन में चला गया। अब आने वाले ईयर्स में जब वो 3 लाख के शेयर इश्यू होंगे, 3 लाख, 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख, तो वो तो किसके लिए? फ्यूचर सर्विस के लिए है। वो सर्विस किसको मिलेगी? ए लिमिटेड को, या ए के कहने पे बी को, जिसको भी मिलेगी वो फ्यूचर सर्विस है। तो फ्यूचर सर्विसेज के लिए एम्प्लॉय को जब आप ESOP देते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट देते हैं, तो उस पर इंडेक्स 102 लगता है। और वैसे भी आप लॉजिकली सोचिए, अरे भाई ये तो पोस्ट बीसी है ना, ये जो भी होगा ये कब होगा? पोस्ट बीसी होगा ना। हम इंडेक्स 103 पढ़ रहे हैं एट बीसी, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्लियर हो गया, 5 लाख में से 2 लाख चले गए, वो तो कंसिडरेशन का पार्ट है, लेकिन आगे के 3 लाख आगे देखेंगे, उसका इंडेक्स 100-300 को लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ओरिजिनल अवार्ड 5 लाख का था और न्यू अवार्ड 8 लाख का है, ठीक है ना, तो भाई 5 में से 2 ये तो कंसिडरेशन का पार्ट हो गए, तो 3 तो वो है ही, और नया अवार्ड 5 से कितने का हो गया? 8 का, तो 3 जो वैल्यू बढ़ी, तो अल्टीमेटली पोस्ट बीसी की वैल्यू 6 आएगी। लॉजिकल है ना। ओरिजिनल अवार्ड कितने का ले रहा हूं मैं? 5 लाख। न्यू अवार्ड कितने का ले रहा हूं मैं? 8 लाख। 5 में से 2 कहां चले गए? कंसिडरेशन में। तो 3 लाख तो वो, और 5 के बाद जो 3 लाख बढ़े, तो टोटल 6 लाख पोस्ट बीसी में। भाई आप न्यू अवार्ड 8 लाख के, तो आप मानोगे आप 8 लाख के शेयर इश्यू करोगे, तो 8 में से 2 चले गए ना, ऐसे कर लो। 8 में से 2 तो कंसिडरेशन में चले गए थे, तो 6 लाख जो है वो पोस्ट बीसी उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। क्लियर? तो देखिए यहां पर भी जब सवाल आएंगे ना, तो और क्लैरिटी बिल्कुल बढ़ेगी, बहुत ढंग से बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ये कंसिडरेशन का पार्ट है। क्लियर? यहां पर मैं इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा कि यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल केस 1 पर बेस्ड है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड बी लिमिटेड, बी लिमिटेड ग्रांटेड एसबीपी
टू इट्स एम्प्लॉइज। ए लिमिटेड ने बी को एक्वायर कर लिया है, बी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज को ऑलरेडी एसबीपी ग्रांट कर रखे हैं। फेयर वैल्यू ऑफ अवार्ड, इसको मैं ओरिजिनल अवार्ड बोल रहा हूं, 5 लाख है। ठीक है। वेस्टिंग पीरियड 5 ईयर्स है, 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। बहुत ही सिंपल बात। 2 ईयर्स ऑलरेडी लैप्स्ड, 2 साल बीत चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ऑन एक्विजिशन मैंडेटरी रिप्लेसमेंट, मैंडेटरी रिप्लेसमेंट बाय ए लिमिटेड। इस लाइन से क्लियर हो गया कि भैया मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है, केस 1 का सवाल है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अवार्ड्स, ए लिमिटेड ने कहा कि हम तुम्हारे एम्प्लॉय को हम शेयर इश्यू करेंगे, टेंशन मत लो। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अवार्ड्स वो 8 लाख रुपए है। कंसिडरेशन इन कैश ₹3 लाख, शेयर्स 1 लाख शेयर्स of ₹10 each, fair value 30, contingent consideration fair value ₹4 lakh, present value of deferred consideration ₹3,89,000। एक जनरल सा एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया और थोड़ा सा पुरानी बातें भी डाल दी। जो पुराने कारनामे हमने कर रखे हैं उसका भी इंपैक्ट यहां पर थोड़ा सा आएगा। कैलकुलेट कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, कैलकुलेट कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। तो इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्विजिशन का केस, एक्विजिशन मेथड, उसमें कंसिडरेशन कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। तो पर्टिकुलर्स कॉलम और अमाउंट कॉलम। कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड हमको निकालना है। कैश कितना दिया बताएं? अमाउंट ऑफ कैश 3 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर्स थे, भले ही वो 10 रुपए के थे नॉमिनल वैल्यू,
पर उनकी मार्केट वैल्यू क्या थी, फेयर वैल्यू क्या थी, 30, तो 30 लाख ये भी दे रहे हैं। तो ए लिमिटेड एक तरीके से अभी तक देखें तो 33 लाख का कंसिडरेशन का वादा कर चुकी है। फिर क्या होगा साहब, फेयर वैल्यू किसकी आती है बोले, ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन। पहले लिख लेता हूं मैं, कंटिंजेंट कंसिडरेशन कितनी दे रखी है, 4 लाख, ये भी कंसिडरेशन का पार्ट है। सर बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल सा इंडेस लग रहा है हमें तो, आप तो कहते हो बड़ा एडवांस इंडेस है। ठीक है, एडवांस ही है, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ते रहिए, कुछ भी एडवांस लगना नहीं है। हाँ, अब क्या है कि बताए, फेयर वैल्यू ऑफ, एक और कंसिडरेशन बोले, डेफर्ड कंसिडरेशन। और याद करें, डेफर्ड कंसिडरेशन जो होता है उसकी फेयर वैल्यू क्या होती है, पीवी ऑफ कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो, कैश फ्लो। तो वो मैंने दे ही रखी डायरेक्टली, मैंने हमने यहां पे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, तो ये 389 भी हो गया। तो कैश दिया, सिक्योर शेयर्स इशू कर रहे हैं, कंटिंजेंट कंसिडरेशन की बातें कर दी हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन हो गया है। और अब क्या आएगा बताएं, क्या एक्वायरर ने कोई और बात कर दी है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं तुम्हारा फेवर कर रहा हूं क्योंकि अब से तुम मेरे हो, ऐसा कुछ हुआ है ना? तो क्या लिखेंगे यहां पर, शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, तो ये आ गया। एक बार यहां तक का टोटल लगाना, 40,89,000, ये आ रहा है ना, 4089, क्योंकि हमारा मेन कैलकुलेशन तो ये है, हमको ये सीख रहे हैं। सवाल में दिया गया है कि भाई मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है, मैंडेटरी रिप्लेसमेंट, तो कंसिडरेशन का कुछ पार्ट, मतलब उस फेयर वैल्यू का कुछ पार्ट यहां आएगा। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं, हम वर्किंग नोट बनाते हैं। हम इस वर्किंग नोट में यह दिखाएंगे कि कंसिडरेशन में शेयर बेस्ड पेमेंट वाली जो बात है उसका कितना हिस्सा आएगा। तो शेयर बेस्ड पेमेंट, हां जी, मैंने कुछ स्टेप्स बताई थी। पहला, फेयर वैल्यू ऑफ, हमें 2 चीजें चाहिए, मैंने न्यू रिप्लेस्ड अवार्ड की भी फेयर वैल्यू दी थी ना आपको। हाँ, हमें फेयर वैल्यू ऑफ क्या चाहिए होता है, ओरिजिनल अवार्ड्स और न्यू अवार्ड्स। तो ओरिजिनल अवार्ड जो दे रखा था बी ने, वो 5 लाख की उसकी फेयर वैल्यू थी। सर ये कैसे आई होगी? अरे भाई कुछ भी हो, 50,000 शेयर 10 रुपए वाले होंगे, या जो भी हो, नंबर ऑफ शेयर इनटू जो भी उसकी फेयर वैल्यू होगी वो दे रखी होती है अभी। तो न्यू अवार्ड्स की कितनी सर, 8 लाख। स्टेप 2 में हमें क्या निकालना पड़ता है, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। वो मैंने थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश में लिखवाया था, उसका मतलब तो यही था कि कंसिडरेशन में कितना लेंगे। तो इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अभी, फॉर्मूला में क्या आएगा बताएं, यहां पे 5 लाख, वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हो गया, 2, और टोटल वेस्टिंग पीरियड मैंने कोई चेंज तो नहीं किया, तो जो ओरिजिनल था वही रहेगा, ठीक है ना, और 2, तो यहां पर आ गया 2 लाख। लो साहब, ये 2 लाख ऊपर यहां लिख दिया मैंने, और इस बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें कंसिडरेशन बाय एक्वायरर टू एक्वायरी इज 42,89,000। सर इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी बता देना। हाँ बता देंगे, तो करेंगे, ये भी तो सवाल करने ही है।
तो 5 लाख में से जो अवार्ड थे, ओरिजिनल अवार्ड, उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख थी। 2 साल की सर्विसेज वो बी लिमिटेड को दे चुके हैं और बी लिमिटेड ने काम करवा लिया और उसके पैसे ऐसे ए दे रहा है, तो हम तो ये मानेंगे भाई एक्विजिशन के टाइम पर ये फेवर हो रहा है यार। आगे के पैसे वो दे रहा है उसमें भी बड़ी बात थोड़ी है, वो तो तुम्हारा कंट्रोल आ ही गया है। तो इसलिए ये हो गया। सर इस सवाल में थर्ड स्टेप की तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने तो कंसिडरेशन ट्रांसफर ही पूछा है। लेकिन एग्जाम में आ जाए कि भाई पोस्ट बीसी क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा एफवी ऑफ ओरिजिनल अवार्ड लो या न्यू अवार्ड। यहां पे एफवी ऑफ न्यू अवार्ड आएगा ना। न्यू अवार्ड क्यों आएगा, इसका लॉजिक जनरल कॉमन सेंस है यार। भाई वो 5 की वैल्यू में से तो 2 हो गया, लेकिन अब आपने नई कंडीशन डाल दी, नई बेनिफिट दे दिए, हो सकता है ना कंडीशंस चेंज कर दिए नए एम्प्लॉयर ने, ए लिमिटेड ने बोल दिया कि भाई हम आपको इतने शेयर देंगे, उतने शेयर देंगे, अरे वो तो इतने दे रहा था, चिंता मत करो, अब तुम हमारे साथ हो, ज्यादा दे देंगे। वैल्यू चेंज हो सकती है। तो टोटल वैल्यू मान लीजिए कितनी होगी, 8 लाख। भाई वो 5 से 8 होगी तो टोटल 8 हो गई मतलब, और 8 में से 2 चले गए तो माइनस 2 लाख। तो ये 8 लाख माइनस 2 लाख, ये पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, ये मैं ऐसे में आर लिख देता हूं। आर मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है। तो 8 लाख में से 2 लाख, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पूछेंगे एग्जाम में। 6 लाख रुपए क्या होगा सर इसका, ये पोस्ट बीसी की बातें हैं, और ऑब्वियसली ये 6 लाख रुपए अब जो बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाएगा ये उन आने वाले 3 सालों के लिए है। ये फ्यूचर सर्विस है, फर्दर सर्विस से रिलेटेड है, और ये फर्दर सर्विस से रिलेटेड अगर है तो फिर एम्प्लॉय को आप शेयर बेस्ड पेमेंट करते हो तो कौन सा इंडेस लगता है। मैं तो सिर्फ नंबर याद कराने के लिए ये करता रहता हूं कि नंबर याद हो जाए जी। इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेस 37 की बात करी कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये यहां तक की बात हो गई 42,89,000 की, ठीक है। अब व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर इफ, व्हाट इज योर आंसर इफ वेस्टिंग पीरियड is 6 years instead of 5 years। शायद आप मेरी भावनाओं को समझ गए। 6 years instead of 5 years। ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड क्या था, 5, लेकिन ए लिमिटेड ने कंडीशन डाल दी एम्प्लॉइज पर कि भाई ठीक है देंगे, हम देंगे शेयर, हमारे शेयर ए लिमिटेड। पहले बी लिमिटेड अपने शेयर इशू करती है, बी को नहीं करना पड़ेंगे, ए लिमिटेड इशू करेगी शेयर। सर एंट्री क्या होगी, अरे कुछ भी, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप एंट्री कर ही देंगे भाई। जब शेयर इशू होंगे तो शेयर कैपिटल ही क्रेडिट होगी ना, तो वो तो सिंपल सी बात है, उस पर नहीं जाना है अभी हमें, ठीक। लेकिन इन्होंने बोला नहीं साहब 1 साल बढ़ाएंगे, 6th ईयर के एंड पे देंगे हम। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले फॉर्मूला लगा ले भाई। फॉर्मूले में क्या आएगा था, विचएवर इज ग्रेटर, विचएवर इज ग्रेटर। तो अब फिर थोड़ा सा आंसर यहां चेंज होगा। तो फिर स्टेप 2 की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो 5 लाख इंटू 2 बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, 6, 2 बाय 6 करना पड़ेगा। तो बोलिए कितना आ जाएगा। मन में ये डाउट आ सकता है सर विचएवर इज ग्रेटर ही क्यों लिया, कर लेंगे उस पर भी बात भाई। अब कई बार, ये तो कई बार होता है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर क्यों लेते हैं इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोल रहे हैं, इंडेस 2 बोल रहे हैं, वो सेम नंबर है। तो इंडेस 2 हो या एएस 2, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर पे होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। होता है वो तो पूरी दुनिया को पता है, पर क्यों होता है, वो होता है प्रूडेंस की वजह से, कंजर्वेटिज्म की वजह से। प्रूडेंस फॉलो करते हैं ना। 100 रुपए का स्टॉक 110 का हो गया तो फ्यूचर में वो 110 में बिकेगा, तो फ्यूचर प्रॉफिट 10 रुपए तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। पर 100 का 90 हो गया तो फ्यूचर में लॉस होगा, 10 लॉस हुआ थोड़ी है, फ्यूचर में लॉस होगा, तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो तो विचएवर इज ग्रेटर, हायर, लोअर करने के रीजंस होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
और कई बार कोई रीजन नहीं होता पर एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो है, कोई 5 साल ले, कोई 6 साल का बोले, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई प्रिंसिपल की बात नहीं, लेकिन डिस्प्यूट का मैटर होगा तभी तो स्टैंडर्ड बनते हैं। तो अभी पहले दिमाग में रखें व्हिचएवर इज ग्रेटर, तो अब क्या होगा बताएं? 166, 667 ही कंसिडरेशन में शामिल होगा। तो फिर कंसिडरेशन कितना होगा जरा बताएंगे आप? इसीलिए मैंने वो इसके अलावा का टोटल लगवा दिया था। 4089 था ना, 4089 तो था ही, प्लस 166 667, तो आंसर चेंज हो जाएगा। कितना? 4255 667 कंसिडरेशन आ जाएगा। और पोस्ट बीसी क्या वैल्यू आएगी ये भी बता दें, पूछी नहीं है ये। पोस्ट बीसी क्या होगा? 8 लाख में से, ये मैं यहां लिखवा देता हूं, स्टेप 3 लिखवा देता हूं यहां पर, स्टेप 3 जो कि पोस्ट बीसी की बात करती है कि अब आपने एम्प्लॉइज को जो वादा कर दिया है उसकी फेयर वैल्यू 8 लाख है, तो 8 लाख रुपए का टोटल आपने इशू करने थे। शेयर बेस्ड पेमेंट 8 लाख के थे, उसमें से कंसिडरेशन का पार्ट कितना हो गया? 166 667, तो बाकी बाद में कितना? 633 333। ठीक है, तो यहां ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हो गया। What if vesting period is 4 years instead of 5 years? ठीक है, 5 का 4 कर दिया उन्होंने। ठीक है, क्या करें? सेम कौन सा? सेम एज अबव का मतलब कौन सा अबव ले रहे हैं? अबव मतलब इनिशियल, हाँ, जो सबसे पहले था। मतलब क्या आंसर आया बोलना? 2 लाख। ठीक है ना, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख ही रहेगा ना। और कंसिडरेशन का अमाउंट कितना आएगा? 42 लाख, क्योंकि विचएवर इज ग्रेटर लेना है ना, तो वो 2/5 है। अब आपने 4 कर दिया, तो कोई बात नहीं, 5 ही ले लेंगे फिर। तो ये विचएवर इज ग्रेटर लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि विचएवर इज ग्रेटर लेने का कोई बहुत विशेष कारण नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई आपने कम कर दिया पीरियड कम कर दिया। अगर 4 से डिवाइड करते तो क्या होता? अगर मान लीजिए विचएवर इज ग्रेटर नहीं लिखा होता तो हम तो कितने से डिवाइड करते? 4 से। टोटल वेस्टिंग पीरियड 4 हो गया तो 4 से डिवाइड करते। 4 से डिवाइड करते तो 5 लाख इंटू 2/4 आता, तो वो कितना आ जाता? 2,50,000 आ जाता। तो शायद इंस्टीट्यूट इंडेस ये चाहता है कि भाई प्री बिजनेस कंसिडरेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ के ना दिखाई दे। ठीक है ना, भाई बढ़ के दिखाई देगा कंसिडरेशन तो फिर गुडविल आएगी, और गुडविल तो इंडेस ये चाहता है कि भाई बहुत ज्यादा कंसिडरेशन बढ़ के दिखाई ना दे, इसलिए वो विचएवर इज ग्रेटर लिया होगा, बाकी कोई विशेष कारण उसका नहीं है। तो ये आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर? तो जब एक्विजिशन की बात होगी, बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात होगी, और कंसिडरेशन अगर और शेयर बेस्ड पेमेंट की बात होगी, तो उसमें 3 बातें होंगी। एक मैंडेटरी रिप्लेसमेंट का सवाल आ सकता है, एक ऑप्शनल रिप्लेसमेंट का सवाल आ सकता है, एक नो रिप्लेसमेंट का भी सवाल आ सकता है। मैंडेटरी रिप्लेसमेंट में क्या करना है ये समझ में आ गया। मैंडेटरी रिप्लेसमेंट अगर है तो फिर उस एसबीपी की, ओरिजिनल एसबीपी की फेयर वैल्यू का कुछ हिस्सा कंसिडरेशन का पार्ट होगा।
और ऑप्शनल था तो आज कुछ है ही नहीं तो उसको छोड़ दो, वो भविष्य में जो होगा उसकी अकाउंटिंग भविष्य में होगी। ठीक है। और अब यहां पे आ रहा है नो रिप्लेसमेंट। इसमें भी मैं 3 स्टेप, अच्छा मन में क्या आएगा, नो रिप्लेसमेंट कुछ मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यहां कुछ कुछ होगा और इनफैक्ट यहां बहुत कुछ होगा। और जब मैं लिखवाऊंगा आपको, यहां पे समझाऊंगा नहीं, पहले लिखवाऊंगा, तो लिखने के बाद जब मैं आखिरी में लिखवाऊंगा स्टेप 3 या 2, तो आप मुझे घूरोगे कि ये क्या बदतमीजी, ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन लॉजिक से समझ में आएगी बात। ठीक है। तो यहां पर अगेन ए लिमिटेड ने कह दिया हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उस आपने जो ओरिजिनल अवार्ड दे रखे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप अपने शेयर आप ही इशू करना। मतलब भविष्य में भी कौन शेयर इशू करेगा, बी लिमिटेड ही। भाई बी बंद थोड़ी हुई है अभी, मैंने कोई ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड बोला है तो हाँ ये डाउट आ सकता है एक, भाई ये तो एग्जाम्पल लिया ना हमने, ये एक डाउट आ सकता था, ए लिमिटेड एक्वायर्ड बी लिमिटेड तो बी बंद, हमने तो केस पढ़ा है बी बंद हो गई, ये भी तो हो सकता था। अरे बी बंद हो जाएगी तो अपने शेयर इशू ही कहां से करेगी, फिर तो यही करेगा फिर तो लायबिलिटी ए लेकर आएगा और ए इशू करेगा। यहां पर है एक्वायर्ड शेयर्स, आप समझ गए क्या, बी बंद नहीं हुई है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स बी लिमिटेड के शेयर होल्डर से एक्वायर कर लिए हैं। हालांकि मैंने इसलिए नहीं लिखवाया था कि वो तो कॉमन सेंस है, अरे बी बंद हो जाएगी तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, बी बंद ही हो गई तो कोई जरूरी भी नहीं है कि उसके एम्प्लॉइज के एम्प्लॉय बने, ये भी जरूरी नहीं होता, तो अभी तो वो वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल केस है, बहुत साधारण सी बात है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गई ये बात, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब साहब ये नो रिप्लेसमेंट वाला केस बड़ा जबरदस्त है, इसमें भी मैं 3 स्टेप्स की बात आपके साथ करता हूं। स्टेप 1, इसमें केवल एफवी ऑफ ओरिजिनल अवार्ड ही आएगा। सर ये कोई कैलकुलेशन है क्या, नहीं, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ओनली सवाल में आपको फेयर वैल्यू दी होती है। ठीक है, और नहीं दी होती है तो इंडेक्स 102 से निकल जाएगी वो तो, अरे बड़ा सिंपल होता है ये फेयर वैल्यू कैलकुलेशन जो है ना शेयर बेस्ड फंड का, बड़ा सिंपल होता है। वो दिया रहता है कि इतने शेयर इशू करेंगे, एक शेयर की फेयर वैल्यू इतनी, मल्टीप्लाई करके फेयर वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, और मैं थोड़ा सा एक नॉलेज यहां पे दे देता हूं, चलो आपको एक थोड़ी सी बात मैं बोलता हूं फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप सब मेरे एम्प्लॉइज हैं, मैंने कहा मैं 1000 शेयर दूंगा और एक शेयर की वैल्यू 40 रुपए, तो बताओ फेयर वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। लेकिन एक इसी, ये तो हो गया, मैं एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं जो कि इंडेक्स 102 में भी आप पढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब मान लीजिए ये 1000 शेयर जो थे ना, ये 100, हर मेरे पास 100 एम्प्लॉई थे, कितने एम्प्लॉई थे, 100 एम्प्लॉई, और सबको मैंने 10-10 शेयर का वादा किया था, तो 100 इंटू 10 इंटू 40,000, वो तो वही आएगा, है ना। लेकिन मुझे आज लगता है कि शायद 10% एम्प्लॉई ये ऑप्ट कर ही ना पाए, शायद वो कंडीशन पूरी नहीं करेंगे, या कंडीशन पूरी कर भी लें तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी लें, ये तो ऑप्शन होता है। तो फिर यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 एम्प्लॉइज में मुझे लगता है 10% नहीं ऑप्ट करेंगे, तो 90% एम्प्लॉइज तो ऑप्ट करेंगे, फिर इंटू 10 फिर इंटू 40, तो वैल्यू चेंज होगी कि नहीं। तो ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया, इंडेक्स 103 का पार्ट नहीं है, ये इंडेक्स 102 में आप पढ़ते हैं, और नहीं भी इंडेक्स का नंबर बोलूं तो क्या है, तो कॉमन सेंस था भाई, जो एक्चुअल होता है वो उसमें तो कोई अनुमान लगाना ही नहीं पड़ता है, लेकिन जब किसी फ्यूचर की बात आती है तो अनुमान लगा के ही तो वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो 10% एक अनुमान था, एस्टिमेशन था हमारा, क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और यहां पर तो मैं कहूंगा कि ये फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड आपको दे के रखेंगे। सर न्यू अवार्ड की फेयर वैल्यू क्यों नहीं, न्यू अवार्ड है ही नहीं, न्यू अवार्ड है ही नहीं, उसने रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं की, हम देंगे ही नहीं बॉस, तुमने जो तुम्हारे एम्प्लॉय को वादा कर रखा है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, अब आती है स्टेप 2। स्टेप 2 जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जो पहले वाले केस में थी, एफवी ऑफ
ओरिजिनल अवार्ड्स, FV ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स मल्टीप्लाइड बाय VP कंप्लीटेड। दिमाग में इस फॉर्मूले के वक्त वही रखना, ठीक है। कितनी वैल्यू थी? 5 लाख। कितने साल का था? 5 साल। कितने साल बीत चुके? 2 साल। तो दिमाग में वो बेसिक सवाल रहेगा ना, तो दिक्कत नहीं होगी। डिवाइड बाय VP इंटू VP कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल VP और टोटल VP विच एवर इज बोले ग्रेटर। ये इंड एस ने बोला। अरे सर इससे तो वही 2 लाख आ जाएगा, इससे तो सर वही 2 लाख आ जाएगा। इससे 2 लाख आ जाएगा। लिखना नहीं है अभी 2 लाख, वो तो दिमाग में रख लेना है 2 लाख। बताइए स्टेप 1 होती तो क्या करते इस 2 लाख का? अगर पहला इज नॉट स्टेप 1, केस 1 होता मैंडेटरी रिप्लेसमेंट का, तो इस 2 लाख का क्या करते? कंसिडरेशन में जुड़ जाता। आपने बहुत समझ लिया इस चीज को। इंड एस कहता है कि अगर केस 3 है तो ये अमाउंट इंक्लूडेड इन एनसीआई। अब मैंने कहा था आप मुझे घूरोगे, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि एनसीआई में कैसे, ये एनसीआई कहां से आ गया, ये क्या बदतमीजी है सर, ये क्या हो रहा है? लेकिन लिखना तो पड़ेगा, है तो एनसीआई में, क्यों आएगा बताऊंगा। और स्टेप 3 पे आ जाते हैं। 2 में 2 लाख रुपए आ गए तो कोई बात नहीं, स्टेप 3 में आ जाते हैं। अब स्टेप 3 में बताइए क्या बात करूंगा मैं आपके साथ। अरे 5 लाख टोटल वैल्यू थी, 2 लाख के लिए मैंने कुछ बता दिया तो बचे तो अब अच्छा यहाँ पे 5 का 8 हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। वो ओरिजिनल अवार्ड वैसा का वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। तो फिर FV ऑफ ओरिजिनल अवार्ड यानी 5 लाख माइनस अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर सेकेंड स्टेप। स्टेप 3 में यह आएगा। तो दिमाग में वो सवाल क्लियर है, वो पिक्चर क्लियर है। यहां से टोटल वैल्यू 5 लाख थी, 2 लाख ऊपर आपने बोला एनसीआई में डाल दो। हमें समझ में नहीं आया सर एनसीआई क्यों, लेकिन एनसीआई में तो आएगा। और अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 2। और ये इसका क्या ट्रीटमेंट होगा आप बता सकते? अरे ये तो फ्यूचर सर्विस की बात है ना, ये जो बचे हुए 3 साल के लिए, उसी के लिए तो है ये। 3 साल 4 जो भी है उसके लिए है, फ्यूचर सर्विस की बात है। तो भाई इंड एस 102 लगेगा। ये पोस्ट बीसी है, 103 तो मैं एट बीसी लगाऊंगा ना। बिजनेस कॉम्बिनेशन के पहले कुछ होगा और बाद में कुछ होगा, उसको 103 लगता ही नहीं है। 103 तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब बिजनेस कॉम्बिनेशन का कंसोलिडेशन हो रहा है उस पर एप्लीकेबल होता है। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर सर कसम खा के कह रहे हैं ये कहानी समझ में नहीं आई एनसीआई वाली, लेकिन याद तो हो गया होगा। देखो मैं कभी नहीं बोलता रटो, लेकिन रटना अच्छी बात भी है एक एंगल से, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या होता है मालूम? समझ के याद रखना। एनसीआई में लिखना, ये तो दिमाग में फिट करना है ना। अब ये क्यों लिखना है, ये इस पे जरा बात करेंगे। देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूं, ये एनसीआई का क्या रोल है और कैसे यार, बड़ा लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल बात है। इसके लिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे। आपको नोट नहीं करना, वो एग्जांपल आपको नोट नहीं करना, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे आप कंसोलिडेशन पढ़ते थे तो AS21 का सब्सिडरी जब आती थी तो AS21 से कंसोलिडेशन करते थे, है ना। चाहे पहली बार करें चाहे कभी भी करें, अब AS21 लगता था। यहां पर भी सब्सिडरी पेरेंट के रिलेशन चल रहा है भाई, वही चल रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी चल रहा है। ये पूरे अकाउंटिंग का महानतम टॉपिक होल्डिंग सब्सिडरी पेरेंट सब्सिडरी वाला ही होता है, उसी वही चल रहा है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं भाई पहली बार जब कंसोलिडेशन होता तो 103 और आगे 110, ये हमने सीखा 110 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको AS21 की बातें बताता हूं, और आज आप AS21 हो
103 है उसको कंपेयर ऑटोमेटिक करेंगे, आपको लिखना नहीं है, आपको यह समझना है। जैसे मान लीजिए ये एक बैलेंस शीट मैं यहां बना रहा हूं, ये बैलेंस शीट है, ये एक एच लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये एक एस लिमिटेड नाम की कंपनी है। ये एस लिमिटेड जो है ना, ये 100% सब्सिडरी कंपनी है ऑफ एच लिमिटेड। 100% लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं चाहता कुछ भी, मैं अभी कुछ एनसीआई नहीं चाहता फिलहाल के लिए, ठीक है। यहां भी एच लिमिटेड है और यहां भी एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, हो गया। ये इसकी एसेट्स में यहां पे आपको दे देता हूं, ठीक है। ये एसेट्स जो हैं ये मान लेते हैं 1000 है, ये 500 है। यहां मैं इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल दे देता हूं, प्रॉफिट्स में अभी देता ही नहीं हूं, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं है, वरना सब्सिडरी के प्रॉफिट को हम प्री और पोस्ट में बांटते थे, सब्सिडरी के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में बांटते थे। बताइए बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम सब्सिडरी के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में क्यों नहीं देख रहे? पोस्ट है ही नहीं, जो भी अदर इक्विटी भी होती तो प्री होता वो तो, ठीक है, इसलिए। पर मैं भी प्रॉफिट्स नहीं लेता हूं, और यहां पर मैं ले लेता हूं लाइबिलिटीज। ये शेयर कैपिटल में सपोज यहां ले लेता हूं 600 और लाइबिलिटीज आ गई आपकी 400। एक मिनट, इसमें इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इसने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे। इसकी शेयर कैपिटल मान लेते हैं 300 की है, शेयर कैपिटल कितने की है? 300 की। मान लेते हैं भाई 10 रुपए का शेयर है तो 30 शेयर 10 रुपए वाले हैं, ठीक। और मान लेते हैं कि ये 20 शेयर्स ले रखे हैं, समझ गए क्या? या 24 शेयर्स ले लेते हैं, समझ गए? 80% लिख देता हूं, अच्छा नहीं लगता 24 शेयर। भाई ये बैलेंस शीट तो जो है ये रुपीज इन लैक्स करोड़ कुछ भी हो सकती है, तो कितने शेयर्स एक्वायर कर लिए? 80%। अच्छा ऊपर मैंने 100% लिख ही दिया है, तो फिर चलो छोड़ो, एनसीआई नहीं लेते, हो गया इतना। ये 300 के जो शेयर्स हैं ये ले लिए इन्होंने 450 में, कितने में? 450 में, हो गया। तो यहां पर लाइबिलिटीज है 200, इसके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको मेरे हिसाब से नोट नहीं करना चाहिए, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, है ना। और यहां पर 500, यहां पर एस लिमिटेड 500, ठीक है। ये बैलेंस शीट आ गई अपनी कितनी? 1450, तो ये मैं 850 ले लेता हूं, क्लियर? बैलेंस शीट 14। ये एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दो कंपनी है। एच लिमिटेड इसकी, एस लिमिटेड इसकी 100% सब्सिडरी है, ठीक। और हमने यहां पर इन दोनों की सेपरेट बैलेंस शीट बना दी। अब हमें करना है कंसोलिडेशन। क्या करना है? कंसोलिडेशन। मैं आप सबसे पूछता हूं यहां पर कंसोलिडेशन कैसे होगा, बताते जाना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में असेट्स कितनी आएंगी? 1500। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज कितनी आएगी? 1050, दोनों की आ जाएगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितने आएगी? सिर्फ 600, सिर्फ 600 आएगी। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आती, ठीक है ना, ठीक है। और जो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल है वही तो पेरेंट के इन्वेस्टमेंट है, तो 300 और 450 कैंसिल होके 150 की गुडविल आ जाएगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है नहीं, कोई प्रॉफिट था नहीं। ये बन गई कि नहीं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, क्लियर? यही प्रोसीजर होता। अब यहां पे देखें एच लिमिटेड, अब जो है केस समझना क्या आएगा। अच्छा ये बात ध्यान रखें, असेट माइनस लायबिलिटी नेटवर्थ है। क्या है? नेटवर्थ। तो नेटवर्थ में कैसे कैलकुलेट करता हूं? या तो असेट माइनस लायबिलिटी, ये नेटवर्थ है, या फिर शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये नेटवर्थ है, क्लियर? तो कंसोलिडेशन में हुआ क्या? सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड की पूरी असेट और लायबिलिटीज आपने मर्ज कर दी, मतलब 100%, ठीक है। अगर माइनॉरिटी होती तो
70% ही शेयर लिए होते तो 30% उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाता। इज दिस क्लियर? तो अभी नहीं लिया, ऐसे ही आप करते थे। ठीक, अब यहां पर मैं फिर से एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड की। ये मैं कंसेप्ट याद दिला रहा हूं और उससे समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, कुछ भी याद नहीं करना। इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो 1 लाख, ये 10 रुपए वाला शेयर है और इसका 80,000। ठीक, उसके बाद अभी मैं प्रॉफिट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 और 40,000। ठीक, उसके बाद लाइबिलिटीज 30,000, 20,000, 30,000, 20,000। ये कितना हो गया? 1,80,000 और 1,40,000 हो गया। इसके बाद यहां पर हम ले लेते हैं एसेट्स और यहां ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड में मान लेता हूं 80% शेयर्स, 80% शेयर, तो 80,000 का 80%, 80,000 का, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, प्रॉफिट्स मैंने नहीं लिए जानबूझ के, सवाल को थोड़ा इजी बनाने के लिए। वरना आपको पता है सब्सिडरी के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में बांटते हैं, फिर है ना। सब्सिडरी का पोस्ट वाला प्रॉफिट तो पोस्ट में जुड़ जाता, सब होल्डिंग कंपनी को मिल जाता है, और प्री वाला वो गुडविल सीआर में आता है। ये पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, है ना, पर नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक, तो 80,000 शेयर्स में से 80% शेयर ले रखे हैं वैल्यू के, तो 64,000 के ले रखे हैं, और मैं मान लेता हूं वो 64,000 के 74,000 में ले रखे हैं, तो गुडविल आ जाती है, आपको पता है। ठीक, तो ये 1,80,000 है और ये 74,000 है, बताइए कितना आ रहा है डिफरेंस? 1,06,000, और यहां पर ये 140 है। ठीक, और जो है 140। मैंने थोड़ी सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ली है यहां पर। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, आपको ही जवाब देना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सबका ध्यान यहां पर, ऑनलाइन में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं बड़ा ध्यान से इस बात को समझेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। असेट्स, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में असेट्स कितनी आएंगी? ऐसे थोड़ी 80% आएंगी, पूरी आएंगी 246। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी आएगी? 50। सिंपल। प्रॉफिट्स है ही नहीं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 1 लाख। ठीक है, क्या ये 80,000 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के नाम से आएगा? नहीं, इस 80,000 का 80% यानी 64,000 प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट नहीं है कुछ भी, शेयर होल्डर का सिर्फ शेयर कैपिटल है। इस 80,000 का 80% यानी 64,000, 64,000 की चीज कितने में ली? 74 में, तो 10 की क्या आएगी? गुडविल। यस और नो? और इस 80,000 का 20% यानी 16,000, इसको मैं कहूंगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्रॉफिट भी आता है, वो है ही नहीं, हाँ है ना। असेट्स कितनी आएंगी? 2,46,000। लायबिलिटीज कितनी आएगी सीबीएस में? 50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 1 लाख। ठीक है, गुडविल कितनी आएगी? इसका 80%, 64 और 74 का डिफरेंस, कैपिटल रिजर्व भी आ सकता था। और जी 80 में से 64 चले गए तो 20% किसका है? माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा? भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टैली तभी होगी जब सेपरेट बैलेंस शीट के सारे आइटम लोगे ना। ठीक है, सेपरेट बैलेंस शीट के सारे आइटम ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएंगी। ठीक है ना। हाँ, कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे, वो अलग बात है। तो फिर माइनॉरिटी कितनी आएगी? 16 आएगी ना। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आएगी ये बताएं?
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में? 50 आएगी। तो ये कहां जाएगा? यस, ये आपको पता है। माइनॉरिटी 56,000 आएगी। माइनॉरिटी कितनी आएगी? सब्सिडरी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है, ठीक है ना, सब्सिडरी कंपनी की। अच्छा, इसमें एक चीज और दिमाग में फिट कर ले, आना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा था। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता तो वो भी एलिमिनेट होते। हाँ या ना? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, मान लो इस 40,000 में से 10,000, इन 40 एस लिमिटेड ने कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए? 40,000। उसमें से 10,000 किसने ले रखे? एच ने। वो ले रखे 12 में, तो उससे भी गुडविल सीआर आता है। लेकिन वो छोड़ दो, अभी वो नहीं है। तो सब्सिडरी कंपनी की जो 40,000 की कैपिटल है, तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 और 40 थोड़ी आएगी, 90,000 नहीं आएगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी की आएगी, और ये 40,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, जो कि हम आज कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि मालिक के अलावा सब नौकर होते हैं। एक ही कंसेप्ट है जिंदगी का, मालिक के अलावा सारे नौकर हैं, उनको नाम कुछ भी दे दो तुम। तो अल्टीमेटली सीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एच लिमिटेड मालिक है, 20% नौकर हैं, माइनॉरिटी नौकर मींस, ठीक है ना, अल्पसंख्यक। और ऐसे ही ये भले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, पर मालिकाना हक तो हमारे ही है, तो तुम एनसीआई में ही जाओगे। क्लियर? तो सब्सिडरी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप किसमें दिखाते थे? माइनॉरिटी में। तो बस वही बात यहां पर एप्लीकेबल हो गई कि बताइए, ए लिमिटेड ने जब बी लिमिटेड को एक्वायर किया, ए लिमिटेड ने जब बी लिमिटेड को एक्वायर किया, तो एक्वायर करते वक्त जो है बी लिमिटेड की बैलेंस शीट रही होगी कुछ। बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में उसने पहले से कुछ अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट के वादे कर रखे थे। तो फिर मान लीजिए वो इक्विटी सेटल था, तो मैंने आपको इंड AS 102 का बेसिक नॉलेज दिया था, और याद है क्या एंट्री करवाई थी? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, एक साल का 1 लाख। पहले साल एंट्री 1 लाख से हुई, दूसरे साल एंट्री 1 लाख से हुई। तो एसबीपी रिजर्व का बैलेंस कितना है आज? 2 लाख है ना। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को आज खरीदा है, 2 साल बीत चुके, 2 साल पहले अवार्ड दिया था, अगले 3 साल है, यही बताया था ना। आज से 2 साल पहले बी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉय को अवार्ड दिया था ना, उसकी फेयर वैल्यू 5 लाख है ना, डिवाइड बाय 5 तो 1 साल का 1 लाख है ना। तो इंड AS 102 लगा होगा ना, और इंड AS 102 अगर लगा होगा तो 2 साल बी लिमिटेड ने क्या एंट्री करी होगी? क्या एंट्री करी होगी? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व 1 लाख। फिर उसी साल पीएनएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, तो एसबीपी रिजर्व बैलेंस शीट में आया होगा। फिर अगले साल एंट्री करी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, पीएनएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट की होगी ना। तो 2 साल के एंड पे एक्विजिशन हो रहा है ना आज, तो इस सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में एसबीपी रिजर्व होगा कि नहीं? होगा ना। तो जब आप बी लिमिटेड की बैलेंस शीट कंसोलिडेट करोगे तो सारी एसेट लोगे और सारी लायबिलिटी भी लोगे, और ये इक्विटी का पार्ट होता है, लेकिन ये है तो आउट से आपको देना तो है ना, तो ये भी आप लेकर आओगे, ये भी आप तो लेकर आओगे, जोड़ोगे तो जोड़ना तो कहीं तो पड़ेगा। तो मालिक के अलावा सब लोग ये शेयर ही तो है यार, ये शेयर ही तो इश्यू होने वाले हैं इससे। हाँ या ना। मेरे पास 80% कंट्रोल था, मेरे पास 100% कंट्रोल था, आगे आपको शेयर इश्यू होंगे, तो अल्टीमेटली आप जो भी होंगे वो तो माइनॉरिटी हो ना। सही है कि नहीं? क्लियर? तो जैसे सब्सिडरी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाते थे, तो फंडा क्या लगता था कि मालिक के अलावा सारे नौकर है, बेचारे वो भी शेयर होल्डर थे, वो भी शेयर होल्डर थे। और देखा जाए ना तो वो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, वो तो जीजाजी थे, फूफाजी हैं वो। पहले आप डिविडेंड में, पहले आप रीपेमेंट में, पहले आप फिक्स देंगे, आपको टेंशन मत लो। उनको तो कितना प्रेफरेंस था, उसके बावजूद भी कहां दर्शाया? माइनॉरिटी में। क्यों? मालिक हमें, मालिक एक होता है, बाकी सब नाम कुछ भी दे दो, मालिक के अलावा सारे नौकर हैं। तो इसीलिए ये एसबीपी रिजर्व भी एम्प्लॉय को शेयर इशू होंगे, तो शेयर बेस्ड पेमेंट है ना ये,
पर ये नॉन, अच्छा एक बात और, क्या फर्क पड़ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दिखाते हैं या माइनॉरिटी में दिखाया था, आना तो लायबिलिटी में ही था, ये केवल प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है। तो एसबीपी रिजर्व जैसे सारी लायबिलिटी आ रही है वैसे लायबिलिटी साइड में दिखा दो, लेकिन उसको एनसीआई में दिखाते हैं। तो इंटेंशन क्या है, प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन इसी थॉट पर है कि बॉस इसके बदले में शेयर इश्यू होने वाले हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर से रिलेटेड है, तभी तो इक्विटी का पार्ट है, ठीक है, आज इश्यू नहीं हुए। तो अल्टीमेटली ये जो है शेयर होल्डर्स भी हैं, एसबीपी रिजर्व किस बात को डिनोट कर रहा है, शेयर्स को, शेयर बेस्ड पेमेंट को। तो भले ही ये शेयर्स हैं पर मालिक नहीं बनेंगे, इसलिए इनको एनसीआई में दिखाते हैं, ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। कंसीडरेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। इज दिस क्लियर? ये एक बेसिक बात क्लियर होती है, तो यहां तक की बात क्लियर है। तो जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस 103 उसमें शेयर बेस्ड पेमेंट का एडजस्टमेंट होगा तो तीन ही केस बनेंगे, मैंडेटरी रिप्लेसमेंट, ऑप्शनल रिप्लेसमेंट और नो रिप्लेसमेंट, ठीक है। और उसका क्या ट्रीटमेंट करना है हमने कर लिया। और एक बात और मैं बता दूं कि जो है जब और क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन अभी आगे करने वाले हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी, कंसीडरेशन कौन से नंबर की स्टेप हमने ली थी? पहली स्टेप, एक्वायरर को पहचानो, पहचान कौन कौन बनेगा एक्वायरर, करोड़पति नहीं। दूसरा, तारीख पे तारीख, एक्विजिशन डेट। तीसरा, नेट असेट, उसमें डीटीए डीटीएल, उसमें डीटीए डीटीएल याद रखना, और उसमें दो चीजें और याद रखनी है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज और इंडेमिनिफिकेशन असेट्स। दिमाग में पिक्चर क्लियर? क्यों मैं पिक्चर क्लियर कर रहा हूं बता दूं, क्योंकि अगली क्लास जो हमारी होने वाली है उसमें हम एग्जाम में आया हुआ अपने स्टडी मटेरियल का, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन कुछ भी बोल लें, सबसे महान क्वेश्चन करने वाले हैं अगली क्लास में ही, शुरुआती क्वेश्चन से करने वाले हैं, ठीक है। आपके पास जो मैंने आपको बुक दी है वो सामने रखेंगे आप, अदरवाइज मोबाइल पे या जैसे भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी आप ला सकते हैं, उसमें मिलेगा वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन को करते ही एक बेसिक थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाएगा कि देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन हमसे हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कंसीडरेशन में पहली बात एक्वायरर पहचानना, दूसरी बात एक्विजिशन डेट, तीसरी बात नेट असेट, ठीक है। चौथा क्या था, ये एक्विजिशन मेथड की बात है, कंसीडरेशन इज द फोर्थ स्टेप, ठीक है। और कंसीडरेशन में क्या क्या, कैश, अदर असेट्स, लिखना नहीं है कुछ भी, शेयर सिक्योरिटीज, शेयर इशूड, देन सीसी, देन डीसी, देन एसबीपी, ठीक है। और अब अगली बात, कंसीडरेशन का एक और स्पेशल इशू था, क्या क्या बचा है बताएं। एक तो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सेटलमेंट, पर्स, मैंने इसके बारे में कुछ हमने डिस्कस नहीं किया। एक एआरसी, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, और एक और है स्टेप एक्विजिशन। इज दिस क्लियर? ठीक है। ये पर्स अभी हमें नहीं सोचना है इसके बारे में, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इस पर्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अब दो मेन बातें हैं, इन पे आ जाते हैं। आज मैं मानूं आपको सबसे कंसीडरेशन में भी मैंने कहा था 7 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इसमें जो 7वां पॉइंट है वो क्या था, लास्ट वाला, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। मैं इसका ट्रीटमेंट बता देता हूं, एक ही लाइन का है, लिखें। जो कंसीडरेशन में जो 7th इशू था, आखिरी वाला पहले करा देता हूं थोड़ा सा ताकि ये खत्म हो जाए, वो था एआरसी, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। एआरसी इज एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। आपको क्वेश्चन में क्या दिया सुन लेना बस। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है, 100% शेयर्स ले लिए या 80% शेयर्स ले लिए हैं, जो भी कर लिया है, एक्विजिशन हो गया है ना।
और एक्विजिशन से रिलेटेड जो है ना उसके 1 लाख रुपए लग गए। एक्विजिशन से रिलेटेड कितने रुपए लग गए? 1 लाख। तो इंड एस 103 कहता है इट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसीडरेशन। इट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है। सर फिर क्या करेंगे सर? तो फिर ट्रांसफर टू पीएनएल। बात खत्म, बात खत्म। पीएनएल में जाएगा। हो साहब, बिजनेस कॉम्बिनेशन एक लीगल ट्रांजैक्शन है। उस लीगल ट्रांजैक्शन से संबंधित कई सारी कॉस्ट लग सकती है, कई सारे खर्चे हो सकते हैं जो कि एक्विजिशन के लिए जरूरी थे। तो उन्हें कहा गया आर्क। आर्क यानी एआरसी यानी एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, और इसको पीएनएल में भेजना है। बात खत्म, कंसिडरेशन से लेना देना नहीं है। मान लीजिए सारे कंसिडरेशन मिला के 50 लाख आ गए और 1 लाख रुपए आपने और दिए, तो 51 लाख नहीं करना, 50 लाख ही रहने देना है। बात खत्म, पीएनएल में जाएगा। सर ऐसा क्यों? पर ऐसा क्यों? ये क्यों सोचना है? उसका रीजन है क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। हमने बिजनेस खरीदा है। क्या खरीदा है? ठीक है, अगर हम असेट खरीदते तो क्या करते हैं? मैं वहां ले जाऊंगा अब आपको, असेट एक्विजिशन। क्योंकि आने वाले समय में सुन लें, इस इंड एस 103 में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी आए हुए हैं कि बिजनेस एक्विजिशन और असेट एक्विजिशन में अंतर है। 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और उससे रिलेटेड कॉस्ट लग गई 1 लाख। बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 11 लाख। क्योंकि एसेट को रेडी टू यूज लाने तक का सारा खर्चा आप उसकी कॉस्ट में जोड़ते थे। यस और नो? और यही बात गुड्स पर भी एप्लीकेबल होती थी। 10 लाख का गुड्स खरीदा, 1 लाख रुपए गुड्स को लाने में लग गए, डायरेक्ट एक्सपेंस। AS2 कहता था ऑल अदर कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो गुड्स की कॉस्ट में जुड़ेगा। तो 50 लाख के गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपए खर्चा लग गया, गुड्स की कॉस्ट 51 लाख। 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 1 लाख रुपए लाने में लग गए, 51 लाख मशीनरी की कॉस्ट। 50 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा, 1 लाख रुपए एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट लगी, 50 लाख ही, 1 लाख नहीं है। पहली बात ये अंतर है बिजनेस एक्विजिशन और असेट एक्विजिशन। इस पर भी सवाल कराऊंगा मैं, ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है ना? देयर इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एक्विजिशन एंड असेट एक्विजिशन। क्लियर? तो बात यहां पे आ रही है एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट पीएनएल में चली गई, ठीक है ना? इंड एस ने ऐसा क्यों कहा कि इसको पीएनएल में भेजें? ये बात भी चर्चा का विषय है, कोई बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्लियर होने वाली बात है। लेकिन मैं तो एक ही बात जानता हूं, ये एक्वायरी को नहीं दी। ये पूरा खेल कंट्रोल पे था। कंट्रोल किस पे आया? एक्वायरी पर। और कंट्रोल ऑब्टेन करने के लिए, कंट्रोल ऑब्टेन करने के लिए आपने कॉस्ट नहीं दी। बिना इसके कंट्रोल ऑब्टेन नहीं होता, वो तो है ही, जब तो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है, ठीक है ना? लेकिन इंड एस 103 का फोकस सिर्फ इतना सा है कि कंट्रोल ऑब्टेन करने के लिए आपने एक्वायरी को क्या दिया। एक्वायरी का जो फेवर है वो है, ये तो किसी और के साथ है, छोड़ो इसको, ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। और कोई विशेष कारण नहीं है, पर कुछ थ्योरेटिकल रीजन हैं अलग अलग, वो धीरे धीरे बातें अपने आप कहीं ना कहीं हो ही जाएंगी, कहीं ना कहीं हो जाती है वो, ठीक है? तो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट को लेकर पहले निश्चिंत हो जाइए, बड़े टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई। और अब आता है यहां पर कंसिडरेशन का एक हमारा कौन से नंबर का इशू था, एक और 5th इशू शायद मैंने लिखवाया था, 5वें नंबर का पॉइंट ये था, प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट। इसका एक नाम है स्टेप एक्विजिशन। इसका मतलब मैंने क्लास में पहले एक बार समझाया हुआ है, लेकिन आज तो इसका मतलब भी समझेंगे और इसकी अकाउंटिंग भी। आज तो इसका मतलब भी समझना है और इसकी अकाउंटिंग भी। ठीक है? प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट, जरा थोड़ी सी बात यहां पे लिखना शुरू करेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखें, मैं अज्यूम करूंगा 50% के ऊपर कंट्रोल आ गया है,
ठीक है ना, वो हम मान के चल रहे हैं शुरू से इस इंडेस में। हाँ, प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट। ए लिमिटेड ऑलरेडी हेल्ड 30% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या कंट्रोल है? नहीं। क्या कंट्रोल है? नहीं। लेकिन ऐसा ही है क्या? ऐसा ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एसोसिएट हो गया। एंड फर्दर एक्वायर, इसने और खरीदे 40% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक, तो अब 30% प्लस 40% मिला के कितना हो गया? 70%। तो हम यहां कहेंगे कंट्रोल ऑप्टेन। हां सर, बिल्कुल आप कंट्रोल ऑप्टेन कहोगे इसको, और ये कहलाएगा दिस इज स्टेप एक्विजिशन। अब मैं कोई स्टेप एक्विजिशन की डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा यहां पे, कॉमन सेंस की बात है। दिस इज स्टेप एक्विजिशन। क्या इसमें ए लिमिटेड का पहले से कंट्रोल था? हां या ना? नहीं था। क्या ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में पहले से कोई हित इंटरेस्ट था? हां, इसीलिए इसको नाम दिया प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट, है ना। और जब पहले से इंटरेस्ट था और बाद में कंट्रोल आ गया तो उसे क्या कहते हैं? स्टेप एक्विजिशन। पहली बार में कंट्रोल नहीं था, लेकिन दूसरी बार में कंट्रोल आ गया, दूसरी बार में ही आ गया, तो वो स्टेप एक्विजिशन है ना। अब मैं इसमें और केसेस बनाता हूं। अर्लियर 30%, फर्दर 15%। क्या है बताएं? नो स्टेप एक्विजिशन। अरे एक्विजिशन है ही कहां अभी तो। एक्विजिशन तो बोलते ही मैं कंट्रोल पे हूं। ठीक है, ये एक और केस हमने ले लिया। हां, अर्लियर 30%, यहां 20%। बोले क्या? नो स्टेप एक्विजिशन। यस और नो? कुछ भी नहीं है। ठीक। थर्ड, अर्लियर 60%, फर्दर 20%। बोले पहले से कंट्रोल है तो स्टेप एक्विजिशन नहीं है। स्टेप एक्विजिशन का मतलब यह है कि आपने दूसरी बार कंट्रोल ऑब्टेन किया। प्रीवियसली इंटरेस्ट थोड़ी बोलूंगा इसको। इंटरेस्ट क्या है भैया? कंट्रोल ही है। प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट नहीं है, प्रीवियसली कंट्रोल है। तो नो स्टेप एक्विजिशन। ये स्टेप एक्विजिशन का केस बनता ही नहीं है। क्लियर? और चौथे पर आना 10%। ये तो आपको पता होगा साहब कि 20% या उससे ज्यादा पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। हालांकि अब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इस पूरे डिस्कशन में क्या मान के चल रहे हैं कि 50% से ऊपर कंट्रोल, 20% या उससे ऊपर और 50% तक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मैं तो 10% ही लिया और फिर 60% ले लिया। क्या है ये बताइए? ऐसा ही होना जरूर। प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट है, इसको मालूम क्या कहते हैं? आपने बोलो 20% को क्या बोलते हैं? ऐसा ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था, पैसिव इन्वेस्टर, पीआई। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 10% शेयर ले रखे थे, तो 20% नहीं थे, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था, तो सामने वाला एसोसिएट नहीं था। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 10% शेयर ले रखे थे, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन ए लिमिटेड उसमें इन्वेस्टर था, तो वो कहलाएगा पैसिव इन्वेस्टर। और उसके बाद 60% आ गया। बताइए ये केस क्या है? यस, ये स्टेप एक्विजिशन का केस है।
स्टेप एक्विजिशन का मतलब यह है कि आपका प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट होना चाहिए। स्टेप एक्विजिशन का मतलब है कि आपका प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट होना चाहिए। वो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट एसोसिएट हो जरूरी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जरूरी नहीं है, आप एक पैसिव इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। लेकिन आप चाहे पैसिव इन्वेस्टर हो चाहे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, दूसरी बार में आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। क्या दूसरी बार जरूरी है? नहीं, दूसरी बार तो मैंने अभी समझाया, पहले 20% था, फिर 25% था, 45, फिर 25 हो गया, तो 70% पे स्टेप एक्विजिशन है, वो है। तो मैं दूसरी बार कह रहा था, लेकिन वो कॉमन सेंस की बात है, समझ में आती है, ठीक है। मैं एक केस यहां बना लेता हूं, आप कहते हैं वो दूसरी बार वाले के लिए, तो हम यहां पे बोल सकते हैं, देखिए कि ये लो साहब, पहले 20% था, फिर 25% था, और फिर 30% था। तो अब बताइए क्या है ये? प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट कितना है? 45%। वो तो 2 बार में था, उससे क्या होता है? हमें प्रीवियसली किससे प्रीवियसली देखना है? कंट्रोल वाली डेट से। ये पूरा इंडेस की बात 103 की कहां से शुरू होती है? एक्विजिशन डेट से। उसके पहले का इंटरेस्ट इस प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट, चाहे 2 बार हो चाहे 10 बार में लिया हो। तो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इज 45%, यस इट इज स्टेप एक्विजिशन। तो अभी तो आपको स्टेप एक्विजिशन का केस समझ में आता है। तो एग्जाम में जो स्टेप एक्विजिशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में जो स्टेप एक्विजिशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो कैसे दिखेंगे? तो यहां पर हम स्टेप एक्विजिशन, आप वापस लिखें, एक्विजिशन लिखेंगे, स्टेप एक्विजिशन, ठीक है ना। तो एक बात तो कंफर्म है कि आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, पैसिव इन्वेस्टर है, पीआई, और फिर क्या होगा? आपका कंट्रोल आ जाएगा। क्या दूसरी बार में जरूरी है? क्या वो कभी भी आए, आपका इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में नहीं था। और एक क्या आएगा बताएं? आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। पैसिव इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टी भी कहलाएगा, ध्यान रखना। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो सामने वाला पैसिव इन्वेस्टी है। अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आप हैं इन्वेस्टिंग पार्टी, आप इन्वेस्टर हैं। आप सिर्फ क्या कहलाते हैं उस केस में? इन्वेस्टर। और सामने वाला क्या कहलाता है? एसोसिएट। याद आया कुछ? और फिर आपका क्या आ गया? कंट्रोल। पहले 10% था, फिर 60% और ले लिया, तो सीधे पैसिव इन्वेस्टर से कंट्रोल आ गया कि नहीं? फिर पहले से ही 20% या उससे ज्यादा था, बाद में 50% और ले लिया, 70% हो गया, ये भी तो हो सकता है, ठीक। मैं यहां पे एक बात याद दिलाना चाहूंगा आपको, इसमें इंडेस कौन सा लगता है? याद आया कुछ? 28 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडेस 28 लगता है ना? याद आया कुछ? इक्विटी मेथड, साडा हक, एथेरक, वो मेथड आएगी, इक्विटी मेथड। ठीक है। अच्छा, एक इन दोनों के बीच का केस भी तो बन सकता है। पहले 10% था, आप पैसिव इन्वेस्टर थे, फिर आप 15% लेके बैठे और 15 लिया, 25 हो गया, तो आपका इन्फ्लुएंस आ गया, और फिर 25 से आपने 50 और ले लिया, तो कंट्रोल आ गया। लेकिन ये केस वही हो जाएगा सेकंड वाले। अल्टीमेटली तो आप एसोसिएट से कंट्रोल ला रहे हो ना, तो बेसिकली यही 2 केस बनते हैं। तो सर इस स्टेप एक्विजिशन का कंट्रोल पे क्या इफेक्ट आएगा? तो वो मुझे आपको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाना चाहूंगा, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंसीडर एग्जांपल। मैं आपको एक बात बता दूं,
कि बस ये हमारा एक आखिरी केस है एक्विजिशन मेथड का जो मेनली पढ़ना है। पर्स जो है प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सेटलमेंट, वो एक बड़ा सिंपल सा पार्ट है। हम अब इस डिस्कशन के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टडी मटेरियल के, अपनी बुक के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस इन डेज 103 के ओनली एक्विजिशन मेथड, रिवर्स एक्विजिशन और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन अभी बाकी है। ठीक है, तो कंसिडर एग्जाम्पल। मैं यहां पे एग्जाम्पल ले रहा हूं और एग्जाम्पल के साथ साथ मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, ए लिमिटेड एक्वायर 15% shares of B Limited at rupees 6 lakh सवाल के साथ साथ जवाब लिखते चलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख। अब इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूं, सुनना, टू कैश, टू बैंक, टू इक्विटी शेयर्स, कुछ भी आ सकता है। तो अभी नाटक नहीं करते। टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, बैंक बैलेंस नाम की असेट कम हो गई क्रेडिट। सर अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं। Now, further 65% shares acquired. Further 65% shares acquired. Fair value of previously held इंटरेस्ट। आप समझे किसकी बात चल रही है? जो 15% हमने शेयर ले रखे थे ना, उसकी बात चल रही है। फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट है ना, तो उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है ना। 15% शेयर पहले 6 लाख के थे, आज उसकी फेयर वैल्यू अलग हो सकती है। 7,50,000। ठीक है, और यहां पर जो है ये जो फर्दर 65% शेयर्स एक्वायर किए थे ना, तो बताइए इसके लिए कंसिडरेशन दिया जाएगा ना? इसके लिए कंसिडरेशन दिया जाएगा या नहीं? मैं ले लेता हूं 80 लाख। इसके लिए मैं कंसिडरेशन देता हूं 80 लाख। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर? 80 लाख। और बी लिमिटेड, अच्छा कंट्रोल आ गया, यहां पर कंट्रोल आ गया तो कंसोलिडेशन होगा। इंडेक्स 103 लगेगा, इंडेक्स 103 लगेगा तो मुझे एक्वायरी की नेट एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए। तो बी लिमिटेड की नेट एसेट की फेयर वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, सपोज जो है 53 लाख। ये मैं अभी मन से दे रहा हूं, कुछ कुछ, मुझे अमाउंट से मतलब नहीं है। हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा, सुन लें एक बात। ये यहां तक सवाल क्लियर है? अच्छा, ये कोई प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट नहीं होता, चलो हटाओ, कोई प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट नहीं होता। अभी आपको मजे आ जाएंगे। नेट एसेट अकाउंट डेबिट 53 लाख, नेट एसेट अकाउंट डेबिट 53 लाख, टू कंसिडरेशन 80 लाख, टू एनसीआई। भाई पूरे शेयर नहीं लिए तो 100% होता तो कोई एनसीआई नहीं। भाई यहां पे मैंने 65 की जगह पहले 15 ले रखे थे ना, अब फर्दर 85% ले लिए। 15% पहले थे, 85 ले लिए, 100 हो गए ना। तो मान लो कि प्रीवियसली नहीं था तो 2 एनसीआई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। डिफरेंस क्या होता? गुडविल, एक बार्गेन परचेज गेन। बात खत्म, आ गया ना। लेकिन नेट एसेट 53 लाख है। ठीक, तो एट बीसी की एंट्री तो आपको मालूम है होगी कि नहीं होगी? कब होगी? आज। ये जिस दिन हुआ उस दिन एट बीसी वाली एंट्री होगी। ये इतने दिनों से जो हम एंट्री सीख रहे हैं वो आज होगी ना। लेकिन प्री बीसी, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था एक्विजिशन मेथड में 7 बातें ध्यान रखनी है। एक्वायरर, एक्विजिशन डेट, नेट एसेट, कंसिडरेशन, एनसीआई, गुडविल, जीओबीपी और लास्ट में एंट्रीज और सीबीएस।
और एंट्रीज में भी मैंने 3 बातें बोली थी, एट बीसी, प्री बीसी, एट बीसी, पोस्ट बीसी। इंडेस 103 लगेगा एट बीसी पर, यहां पे प्री बीसी एक एंट्री होगी। आपको इतना तो पता है कि अब इंडेस फेयर वैल्यू को बहुत मानने लग गए। आपके 6 लाख के इन्वेस्टमेंट, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर पहले, क्या इक्विटी मेथड लगेगी? नहीं, इक्विटी मेथड कब लगती? जब यह आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता। पहले आप पैसिव इन्वेस्टर है, पीआई, ओनली यू आर पीआई। इक्विटी मेथड लगने के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, एसोसिएट का रिलेशनशिप होना चाहिए। इसलिए वो साड्डा हक एथेरक वाली जो मेथड पड़ी थी वो यहां नहीं लगेगी। वरना मुझे क्या देना पड़ता मालूम है आपको? याद करो, वरना मुझे आपको क्या देना पड़ता इस सवाल में? अगर ये एसोसिएट होता पहले से तो मुझे आपको देना पड़ता कि इस दौरान बी लिमिटेड ने कितना कमाया, और उसका हिस्सा फिर हम वो इक्विटी मेथड से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ाते। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। केस तो कितने बन सकते हैं। तो ये तो चलो इक्विटी मेथड नहीं है, इंडेस 28 की कोई बात नहीं हो रही, कोई टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं, बात खत्म, ठीक है। पर आपको ये तो मालूम है ना कि अब इंडेस फेयर वैल्यू को बहुत मानने लग गए। अब फेयर वैल्यू की दुनिया में बहुत इज्जत है ना, फुल इज्जत है, फुल है कि नहीं? तो फिर बताइए, 6 लाख का सामान 7.5 लाख का हो गया। एक्विशन तो अपनी जगह है ही, 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना, है ना। AS13 थोड़ी पढ़ रहे हैं, अदर इन्वेस्टमेंट में 109, मैं बोलूंगा नहीं पर 109 लगता है, पता ही है ना आपको। तो 109 में क्या है, वो तो 109 में पढ़ते ही हैं, पढ़ेंगे ही। लेकिन हम तो कॉमन सेंस की बात करते हैं। एंट्री बोलिए ना क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन, क्या था, बी लिमिटेड शेयर्स, शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड भी बोल सकते हैं। हाँ, कितने से बढ़ेगी बताओ? 1.5 लाख, ठीक है। टू, क्यों टेंशन लेते हैं इतना? पीएनएल और क्या। अब मैं डराने के लिए एफपीटीपीएल ये कुछ कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़ना है? इंडेस 109 बोलता है फेयर वैल्यू चेंज है, या तो पीएनएल में जाएगा या ओसीआई में जाएगा, ठीक है। हाँ, कब वो पीएनएल में जाएगा, कब ओसीआई में जाएगा, वो एक जनरल डिस्कशन हम करेंगे आगे, वो अभी का काम है भी नहीं। चलो मैं तो लफड़े ही खत्म कर लो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। मैं क्यों जबरदस्ती इंडेस 109 आपको बताऊं? यहां आपको इतना तो पता है कि फेयर वैल्यू पे लाना है। सर ये तो प्रूडेंस के खिलाफ है सर। अरे तो मैंने तो आपको पहले भी इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया हुआ है कि प्रूडेंस फॉलो करते थे, करते भी हैं, आगे भी कुछ समय तक करेंगे। लेकिन अब न्यूट्रल, प्रूडेंस के हटाकर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, न्यूट्रलिटी। और न्यूट्रलिटी का मतलब था न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि यार तुम फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो गेन को भी करो ना, अगर आपको लगता है वो हुआ है तो, है ना। तो खैर अभी इस चर्चा पे भी सोचना नहीं चाहिए, मैं तो आपको ऐसे याद दिलाता रहता हूं कि आपको थोड़ा ठीक लगे। बाकी इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल बात खत्म। अब मेरे इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने के हो गए? 7.5 लाख रुपए के हो गए। अच्छा कम होते तो 6 के 5, 5.5 हो जाते, तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट करते तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है उसमें। तो ये प्री बीसी एंट्री हुई, याद करिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन के सवाल में ये आएगा तो प्री बीसी, ये एंट्री प्री बीसी है। अब एट बीसी की केवल एंट्री आप बोल दो, आपको सिर्फ अमाउंट नहीं बोलना, एंट्री बोलनी है। तो नेट असेट अकाउंट डेबिट, हाँ सर कंफर्म है ये तो, ठीक है। असेट लायबिलिटी दोनों आ गई। टू कंसिडरेशन अकाउंट, हाँ सर ये भी बिल्कुल आ गई बात समझ में, है ना। टू कंसिडरेशन अकाउंट, ध्यान से सुनना। और टू एनसीआई अकाउंट, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे या तो गुडविल आएगी बैलेंसिंग फिगर, या एक और क्या आएगा, मैंने एक लाइन छोड़ी अभी यहां पर, टू क्या आएगा, जीओबीपी भी आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर। ये तो एंट्री क्लियर है, क्लियर। अब यहां पर एक बात सुननी है ध्यान से आप। अच्छा नेट एसेट कितने की थी ये भी बता दें? हाँ जी 53 लाख, 53 लाख की नेट एसेट थी। मैं इसको पसना पे ले लेता हूं, एनसीआई को किस पे ले लेता हूं मैं? पसना पे। तो मेरा पहले कितना परसेंट था? 15, फिर कितना हो गया? 65,
तो कंट्रोल कितना हो गया 80, तो एनसीआई कितनी हो गई 20, तो 53 लाख का 20% बोल दीजिए। 53 इंटू 20% कितना आ रहा है 10,60,000। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कंसीडरेशन कितना है ये बताएं। हाँ जी, बस 80 लाख की जगह मैं कहूंगा कंसीडरेशन है 87,50,000। 80 लाख तो मैं दे ही रहा हूं अभी 65% के लिए। एक्चुअली पहले कितना परसेंट था, सभी ध्यान से सुनना यहां पर। पहले कितना परसेंट था 15, फिर कितना लिया 65, कितना हो गया 80। 80 टोटल पे मैं ये एंट्री कर रहा हूं, मैं ये 65 की एंट्री नहीं कर रहा हूं, ये 80% होने के कारण कर रहा हूं। पहले पूरा 100% दिखा रहा हूं और 20% माइनॉरिटी को दे रहा हूं, एनसीआई को। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं मानेंगे कि हमने 65% लिया। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानूं, क्या मानूंगा 80% आया और पुराना 15% चला गया। बात तो वही है ना, 15 पहले से था, 65% और लिया तो 80% हो गया। लेकिन मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मान रहा हूं, मैंने 80% ही खरीद लिया है। अभी मैंने कितना लिया है आप देखो, ये 80 का ही तो दिख रहा है, हाँ है ना। ठीक है, ये 53, ये जो कंसिडरेशन अभी मैंने लिखा नहीं है भाई, ये नेट एसेट कितनी 100% है ना, नेट एसेट कितनी 100% है, इसमें से एनसीआई कितना चला गया 20%, तो ये 80 का ही तो दिख रहा है। तो 80 एक्वायर करने के लिए मैंने क्या खोया, मैंने 80 लाख तो अभी दिए और 7.5 लाख के इन्वेस्टमेंट वो चले गए ना पुराने वाले। 15 थे, 65 आए नहीं, 80 आए, पुराने 15 चले गए। तो एक यहां पर एक एंट्री में एक ट्विस्ट आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट कितना, ये पुराने वाले चले गए ना, इसको बोलते हैं डी रिकॉग्निशन। और इसीलिए अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट में एक्विजिशन के टाइम पर प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो इट शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, तो अब बताइए कंसीडरेशन यहां कितना था बोलना 80। तो वैसे देखा जाए ना, ये कंसीडरेशन कितना है, कंसीडरेशन लिख लें यहां पर, कंसीडरेशन इज 80 लाख तो दे ही रहे, ये किसके लिए दिया हमने 65% के लिए। और जो 15% है उसका अमाउंट कितना है हमारा, हमने एक जमाने में 15% के लिए कितना दिया था, हमने एक जमाने में 15% के लिए कितना दिया था 6 लाख, पर आज उसकी वर्थ कितनी है, तो 7.5 लाख रुपए के वो 15% में लौटा के 80% आपसे ले रहा हूं। तो यहां पर 7,50,000 मतलब टोटल कंसिडरेशन अगर कोई पूछे तो वो 8750 है। इसीलिए तो हम इसको स्टेप 4 क्या थी कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन वाली स्टेप में कितने स्पेशल पॉइंट थे, उसमें से एक था प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट। तो पुराने इन्वेस्टमेंट की जो फेयर वैल्यू है, पुराने इन्वेस्टमेंट की जो फेयर वैल्यू है वो एक तरीके से कंसिडरेशन का पार्ट है। क्योंकि आप क्या मान रहे हो, आप अकाउंटिंग क्या मान के कर रहे हो, 65% नहीं लिया आपने 80% लिया और 15% दे दिया, ये मानते हुए अकाउंटिंग हो रही है। इसकी अल्टरनेट एंट्री भी कर सकता हूं मैं डायरेक्टली 65% की, लेकिन वो फिर पूरे कॉन्सेप्ट आपके बिगाड़ देती है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब इसको सोचें 100% नेट एसेट की वैल्यू बताइए क्या है 53, उसमें से 20% किसका एनसीआई का। 53 माइनस 1060 बोलिए कितना आता है, 53 लाख माइनस 1060, 53 लाख डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, 1060 कितना आ रहा है बोले 42 लाख 40,000 65% की वैल्यू है या 80% की, तो 42,40,000 की जो वैल्यू है उस पे अधिकार प्राप्त करने के लिए आपने क्या दिया, 80 तो ये दे दिया और ये भी तो आज गया। आप उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर चुके हैं 1.5 लाख को, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की है, मैंने घड़ी 10,000 में ली थी, ठीक
आज इसकी फेयर वैल्यू, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट, कंसेप्ट, वो सब पुरानी बातें। फेयर वैल्यू, अरे घड़ी मिल ही नहीं रही है, ये लोग मर रहे हैं इस घड़ी के लिए, मिल ही नहीं रही है, ये एंटीक बन गई है ये। इसकी फेयर वैल्यू 50,000 है। मैंने एंट्री पास कर ली, घड़ी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। मजे आ गए मुझे तो। अब मेरी घड़ी 50,000 की। अब आप मुझसे एक दिन ये घड़ी मांग लेते हो, पता नहीं क्या जो भी हुआ, मैंने आपको ये दे दी, तो मेरे तो 50,000 गए कि नहीं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि, और देखिए ये एंट्रीज तो हम कर रहे हैं, जनरली कैलकुलेशन की बात आएगी। बात किसकी आएगी? कैलकुलेशन की। तो 53 लाख की नेट एसेट 100% है बी लिमिटेड की, उसमें से 10,60,000 एनसीआई का है। तो हमारा 42,40,000 की नेट एसेट पे हमारा कब्जा हो गया। ये 80% की वैल्यू है। इस 80% के बदले में हमने ये 65% और ये 15%, बताइए कितना आ रहा है? गुडविल 45,10,000 की गुडविल। ठीक है, ये खत्म। $45,10,000 ये इन्वेस्टमेंट जो है चले गए आप। अरे 15% को क्रेडिट करूंगा तो ही तो 80% डेबिट होंगे, तो 80% डेबिट हो गए, बुक्स में आ गए। 80% कंसोलिडेशन हो गया ना। और वैसे भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम से थोड़ी आता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम से थोड़ी आता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो असेट्स आती हैं, लायबिलिटीज आती हैं, और बाकी जो डिफरेंस आता है इन्वेस्टमेंट का और कैपिटल का, वो सब गुडविल में चला जाता है। तो यहां पर अच्छा, इस एंट्री में मैं मेरा एक्सपीरियंस है वो बताता हूं। इस एंट्री में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों किए। ये मालूम क्यों रहता है? सुनना, ये क्यों रहता है वो भी सुनना। और आप अगर हुआ तो हम क्लास में उस बात को भी डिस्कस करेंगे। आपने जब AS21 का कंसोलिडेशन पढ़ा, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में डाउट नहीं है ना? तो AS21 जब आप पढ़ते थे, क्या आपने कंसोलिडेशन की एंट्रीज करी वहां पे? आप तो सीधे CBS बना देते थे। ये लो, ये मैंने आज H और S वाले क्वेश्चन कराए थे ना, यहाँ पे ये कराया था ना। एंट्री बोलो। H लिमिटेड अपनी बुक्स में जब S लिमिटेड को जोड़ रही है, तो आप बैलेंस शीट तो डायरेक्ट बना रहे हो, बैलेंस शीट तो डायरेक्ट बना रहे हो ना आप। एंट्री क्या होगी बताएं? एसेट अकाउंट डेबिट होगी ना, टू लायबिलिटी और टू कैपिटल। अगली एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, टू इन्वेस्टमेंट 450, बैलेंसिंग में 150 गुडविल। ऐसी तो आया है। तो हुआ तो मैं आपको AS21 की कंसोलिडेशन एंट्रीज समझाऊंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन इतना नहीं करना चाहिए, इतनी जरूरत नहीं है ना। हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए। अकाउंटिंग यहां लिखवा रहा हूं मैं आपको एक नोट, थोड़ा सा हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखवा दूंगा, ठीक है। ये जो स्टेप एक्विजिशन था, इसकी अकाउंटिंग ये मानकर की गई है कि वी एक्वायर 80%, not 65%, and previously held interest यानी 15% डी रिकॉग्नाइज। ये इंडेस 103 में लिखा है, मैं मन से थोड़ी बना रहा हूं। तानिया ये सोच रही है कि नहीं सर, रोज रात को सर घर पे बैठ के यूं ऐसे इंडेस बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली ये आसान तरीका है। अगर वो 65% वाला लेते तो फिर थोड़ी दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती है। इससे बढ़िया तरीका मैंने बता दिया कि भाई साहब 6 का सामान 7.5 का हो गया, 1.5 लाख का प्रॉफिट। 6 का सामान 5.5 का हो गया, मान लीजिए 50 का लॉस।
अब वो बुक्स में इन्वेस्टमेंट आपके डेबिट में पड़े हैं 7.5 लाख के, अब आप कंसोलिडेट कर रहे हो, कंट्रोल आ गया है, तो इन्वेस्टमेंट तो गायब होने ही है, तो नए वाले 65% तो रिकॉर्ड हुए ही नहीं, क्योंकि वो तो नेट एसेट और गुडविल में आ गए और पुराने वाले हटा दिए। तो बड़ी सिंपल हो जाती है अकाउंटिंग इससे, बड़ी सिंपल। ठीक है, अब आज के लिए एक आखिरी पॉइंट देकर छोड़ रहा हूं केवल आपको। मुझे बताएं, अगर इस सवाल में पहले से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता तो क्या होता? बस पहले तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक 6 लाख, सुन लो एक मिनट, मैं सवाल कराऊंगा इस पे। इन्वेस्टमेंट टू बैंक 6 लाख, फिर मान लो ये 6 लाख नहीं, अपन 25% पहले से है, अमाउंट पे मत जाइए, 25% शेयर पहले से है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, 10 लाख में इन्वेस्टमेंट किए, 25% शेयर लिए थे, एंट्री होगी, सिर्फ सुनना है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 10 लाख, बात खत्म। फर्दर 25 से आपने मान लीजिए 55% और ले लिए, 55% और ले लिए, 25 प्लस 55 80, कंट्रोल आ गया ना, इंड एस 103 लग जाएगा, पर 103 बाद में लगेगा। इस दौरान बी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया, फॉरेन करेंसी रिजर्व कमाया, क्वेश्चन करवाया है, रिवैल्यूएशन हुआ, तो उस उन तीनों प्रॉफिट्स का शेयर 25% इसको मिलेगा ना, इक्विटी मेथड लग गई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इन प्रॉफिट, टू शेयर इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू शेयर इन एफसीटीआर, बिल्कुल करवाया था, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। फिर इन्होंने जो 55% खरीदे, सुनो, उस दिन की फेयर वैल्यू, मान लो ये शेयर जो बढ़ के आए, पहले 10 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, केवल सुनना है, केवल सुनना है, लिखना नहीं है, दिमाग पे लिखो, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, ये तीनों प्रॉफिट जो हुए बी लिमिटेड को, इसका मान लीजिए इसका शेयर 3 लाख रुपए आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट 13 लाख के हो गए, कितने के हो गए? अब आपने 55% शेयर और लिए, उस दिन की फेयर वैल्यू 17 लाख है, कितनी है? 17 लाख है ना, तो प्री बीसी एंट्री होगी, अरे होगी कि नहीं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल होगी कि नहीं? होगी। और भी कुछ होगा प्री बीसी, भी बताऊंगा। और एट बीसी क्या होगी ये बता दो। एट बीसी ये नहीं मानूंगा कि 55 लिया है, एट बीसी क्या मानूंगा, 80 लिया है, 25 चला गया है, बस खत्म हो गई बात। प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट भी खत्म। लेकिन अगली क्लास में सबसे पहला सवाल प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी का होगा, वापस एक पूरा सवाल करेंगे, ठीक है ना। कंसिडरेशन, अच्छा एक बात बताइए, ये जो कंसिडरेशन मैंने यहां पर लिया, इसमें कोई डाउट थोड़ी है 8750, अरे वो तो क्रेडिट और क्रेडिट है, तो ऐड ही होना था। और कंसिडरेशन क्यों है? क्योंकि हम मान रहे हैं हमने 80% लिया है, हमने कितना लिया है, तो जो नया लिया है उसके बदले में तो 80 लिख दिया, और जो पुराना वाला था वो इन्वेस्टमेंट वापस दे दी, अदर एसेट चली गई ना। तो खैर ये क्लियर हो जाती है बात, ठीक है। तो एक्विजिशन मेथड हम लगभग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले एसोसिएट टू कंट्रोल का सवाल करेंगे पूरा कंप्लीट, उसमें हम प्री और पोस्ट एट बीसी एंट्रीज भी देखेंगे बड़ी आसानी से सब। अभी मैंने आखिरी में जो बताई थी आपको, ये होना यही है, होना और कुछ नहीं, दिमाग में पिक्चर क्लियर। और उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक, क्लियर। इसके बाद फिर थोड़ा सा रिवर्स एक्विजिशन में कुछ आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि रिवर्स एक्विजिशन में कुछ ज्यादा सीखना पड़ेगा क्या अब आप? नहीं, रिवर्स एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट में क्लास में समझा चुका हूं, और मेथड यही वाली लगेगी एक्विजिशन मेथड, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है, जरा सा, ठीक। और उसके बाद हम आ जाएंगे कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस पर, उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन थोड़े से होंगे और ये इंडेक्स खत्म हो जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है।